हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ जैस्मिन एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जो हम यहाँ पे रिवीजन सीरीज है उसको कंटिन्यू करते हुए आज जो चैप्टर हम कवर करेंगे दैट इज कंपनी ऑडिट। कंपनी ऑडिट, yes, it is a vast topic, but on the other hand it is an easy टॉपिक ऑल्सो। इसमें वेरियस प्रोविजंस हैं जिसे याद करना ईजी है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। तो इस चैप्टर को आप समझ के याद करिएगा तो ये आपको लॉन्ग रन तक याद रहेगा। तो इस चैप्टर के रिगार्डिंग मैं 2 वीडियोस बनाऊंगी, जिसमें पहले पार्ट में हम कवर करेंगे सेक्शन 139 तो सेक्शन 148 एंड नेक्स्ट पार्ट में हम सारे जो बेसिक से टॉपिक बचाते हैं, डिविडेंड, डेप्रिसिएशन, एलएलपी ऑडिट, इन सब के रिगार्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपनी ऑडिट में। एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी, जो यहाँ पे वेरियस जो टॉपिक है इस चैप्टर में हम जो सेक्शंस देखेंगे वो सेक्शंस की लिस्ट मैंने एक प्रिपेयर की है, एक जस्ट इट इज एन ओवरव्यू कि सेक्शन 139 जो बेसिकली ये बात करता है रोटेशंस पे, अब ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के ऊपर, इनके रिगार्डिंग बात करता है। सेक्शन 140 की ऑडिटर को हटाया जाए, रिमूव हो, चाहे रिजाइन करे वो, चाहे उसको चेंज किया जाए, तो 140 इन सारे पार्ट्स के ऊपर बात करता है। 141 में हम उसके देखेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एंड मोरओवर उसकी डिसक्वालिफिकेशन जो मेजर टॉपिक है और एग्जाम में आने के पूरे इसके चांस रहते हैं। 142 में बात करता है रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स की, कि कौन बनाता है, कौन डिसाइड करता है, अप्रूव करता है। देन 143 इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। 143 में क्या होता है कि ऑडिटर को क्या क्या रिपोर्टिंग करनी है, किस किस चीज पे ऑडिटर को रिपोर्टिंग करनी है, कुछ इसमें राइट्स की बातें की गई हैं, तो हम इसे कवर कर लेंगे टॉपिक। देन 144 में प्रोहिबिटेड सर्विसेज हैं, जैसे जब उसको उसके ऊपर कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस का जैसे हम जो पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि उसे वो अगर कोई प्रोहिबिट सर्विस परफॉर्म कर देता है तो ही इज टर्म टू बी डिस्क्वालिफाइड, तो वो देखेंगे कि क्या उसको करनी नहीं है सर्विसेज। देन 145 में हम देखेंगे कि साइन कैसे करेगा। 146 में उसके हम जर्नल मीटिंग में आने का, उसको कम्युनिकेशन मिलने के राइट्स, ड्यूटीज। 147 में पनिशमेंट पूरे सेक्शन की है यहाँ पे। देन 148 में कॉस्ट ऑडिट पढ़ेंगे और कॉस्ट ऑडिट के रिगार्डिंग जो भी कंप्लाइंसेस हैं, क्या उसकी एप्लीकेबिलिटी है, वो हम यहाँ पे कवर करते चलेंगे। तो ये ऑफ कोर्स इस चैप्टर को भी हम स्टडी मेट से ही कवर करेंगे। ये जो सबसे पहला सेक्शन हम देखेंगे वो है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स के ऊपर, वो है सेक्शन 139। इसमें वेरियस सब सेक्शंस है जैसे मैंने आपको बताया था। तो मेनली जो ये सेक्शन है वो 2 केसेस में बात करेगा, एक तो है गवर्नमेंट कंपनी, एक है नॉन गवर्नमेंट कंपनीज में। गवर्नमेंट कंपनीज के सेक्शंस को याद करने के लिए, सब सेक्शंस को याद करने के लिए मैं आपको एक मेमोरी टेक्निक बताती हूँ। इसमें 2 सब सेक्शंस होंगे, तो उसको याद करने के लिए एक मेमोरी टेक्निक है सैमसंग गैलेक्सी S7। ठीक है, S लुक्स लाइक 5 एंड 7 तो 7 ही है। तो G से हो गया गवर्नमेंट कंपनी के 2 सब सेक्शंस हैं, 5 एंड 7। 5 में लाइक S लुक्स लाइक 5 तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर 5 में है एंड 7 जो है फर्स्ट ऑडिटर। और गवर्नमेंट कंपनी के केस में जो 2 सब सेक्शंस हैं वो है 139(1) एंड 139(6). 6 में होगा फर्स्ट ऑडिटर के रिगार्डिंग जो भी है प्रोविजंस एंड 1 में है सब्सिक्वेंट ऑडिटर। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम इसको कवर करते हैं। अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में क्या है, 139(6) में इसका ये आपको पूरा एक साइकिल बता रखा है कि कैसे होगा, फर्स्ट ऑडिटर दोनों में कैसे पॉइंट होते हैं। तो पहले हम देखते हैं नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में कौन अपॉइंट करेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं पहले को 30 दिन के अंदर अंदर, जब भी उनकी डेट ऑफ लाइक हमारी कंपनी एस्टेब्लिश हो गई है, ठीक है, हमें इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट या कुछ भी ऐसा हो गया, तो उसके विद इन 30 डेज के अंदर हमें जो है बीओडी को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ऑडिटर को अपॉइंट करना होगा। अगर वो नहीं कर पाते तो एक ईजीएम यानी ईजीएम यहाँ पे कंडक्ट की जाएगी और विद इन 90 डेज यहाँ पे मेंबर्स जो हैं वो अपॉइंट करेंगे। तो प्रोसीजर यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी में भी कुछ ऐसा सही रहेगा। वो उसमें क्या होगा कि C&AG अपॉइंट करेगा। सबसे पहले C&AG को मौका दिया जाएगा कि 60 दिनों के अंदर अंदर आप यहाँ पे कर दो। अगर वो नहीं कर पाते फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अब कितने दिनों में करेंगे, वही 30 दिनों के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी यहाँ पे करेगा। अगर फेलियर हो जाता है तो यहाँ पे फिर बोर्ड भी नहीं कर पाता तो यहाँ पे मेंबर्स करेंगे ईजीएम में, वो करेंगे विद इन 60 डेज। अब यहाँ पे आप देखोगी उसमें 30 डेज 90 डेज था, यहाँ पे 60
30-60 है, क्योंकि अगर यहाँ पे मेंबर्स को 90 डेज नहीं दे सकते, क्योंकि ऑलरेडी C&AG भी 60 दिन ले चुका है, तो ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा। यानी इसमें है 30 एंड 90 डेज और इसमें है 60, 30 एंड 60 डेज। अब आता है सब्सिक्वेंट, और जो ये दोनों है ये ही दोनों के दोनों फर्स्ट AGM में मतलब अपना ऑफिस वैकेट कर देंगे। फर्स्ट AGM में एक मतलब उसकी कंक्लूजन तक ये ऑफिस को होल्ड करके रखेंगे। देन आता है हमारे पास सब्सिक्वेंट ऑडिटर। सब्सिक्वेंट ऑडिटर यहाँ पे इसमें जो नॉन गवर्नमेंट कंपनी होती है, इसमें एक पूरा लंबा प्रोसेस होता है कि ऑडिट कमेटी जहाँ पे है वो रिकमेंड करेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, वो आगे फर्दर उसकी रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करेगा। वो रूल्स में बातें की गई हैं, वो फर्दर हम यहाँ पे कवर करेंगे। इसमें क्या आएगी, यहाँ पे जो है फर्स्ट जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स हैं वो मेंबर्स अपॉइंट करते हैं AGM के अंदर हर साल, और वो यानी 5 ईयर्स तक अपना जो ऑफिस होल्ड करके रखता है। होल्ड ऑफिस फॉर द फर्स्ट AGM टू 6th AGM, और सब्सिक्वेंटली जैसे जिसकी 6th AGM यानी 5 सालों तक वो अपना होल्ड ऑफिस करके रखेगा। जो गवर्नमेंट कंपनी है वो 180 डेज ऑफ यानी गवर्नमेंट कंपनी के केस में हर साल ही ऑडिटर नया अपॉइंट होता है। ठीक है, 180 डेज के अंदर अंदर, साल शुरू होने के 180 डेज के अंदर अंदर कौन अपॉइंट करेगा, यहाँ पे C&AG ही अपॉइंट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑडिटर की हम यहाँ पे ये बात देख रहे थे कि फर्स्ट ऑडिटर जहाँ पे अदर देन कंपनी यहाँ पे 139(6) लगता है, उसमें क्या कहा गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वही 30 डेज में अपॉइंट करेंगे डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जब कंपनी का हो गया है उसके अंडर, और वो होल्ड ऑफिस करेगा अपना फर्स्ट AGM तक। अगर बोर्ड नहीं कर पाता तो मेंबर्स करेंगे, वो मेंबर्स को इन्फॉर्म कर देगा कि हम नहीं कर पाए, तो मेंबर्स क्या है विद इन 90 डेज EGM के अंदर अपॉइंट कर देंगे, और वो फर्स्ट AGM तक अपना होल्ड करके रखेगा ऑफिस को। देन अब गवर्नमेंट कंपनी के आपको मैंने बताया कि 139(7) है इसका सेक्शन। तो इस केस में क्या होता है, सबसे पहले आपको पता चले कि गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है। आगे जहां पे भी मीनिंग आएगा गवर्नमेंट कंपनी का ये सेम है, सेक्शन 245 ऑफ द कंपनीज एक्ट में ये डिस्क्राइब्ड है उसका मीनिंग डेफिनेशन। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, गवर्नमेंट कंपनी या फिर जो ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक होना चाहिए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहे स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है, या फिर दोनों का पार्शियली होना चाहिए, पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का मिलके हो, तो उस केस में C&AG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वो 60 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन के कंपनी के रजिस्ट्रेशन के 60 डेज के अंदर अपॉइंट करता है। नहीं कर पाता तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 डेज में करेंगे। अगर वो भी नहीं कर पाते तो मेंबर्स करेंगे EGM के अंदर 60 डेज के अंदर, नेक्स्ट 60 डेज के अंदर। ठीक है, अब आते हैं हम सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स के ऊपर। सब्सिक्वेंट ऑडिटर या फिर हो सकता है जो फर्स्ट AGM रिटायर हो रखता है उसी को हम अपॉइंट करते। तो उसमें क्या आता है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी की केसेस में मैंने आपको बताया 139(1) आता है। ठीक है, हर कंपनी को अपॉइंट करना पड़ता है उसकी फर्स्ट AGM में, तब जो कि होल्ड करेगा ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द 6th AGM, और देयर आफ्टर जो भी हर 6th मीटिंग होगी उस बंदे की उसमें करेगा। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स हैं। हम किसी बंदे को यानी कि जो हमारे लिए एक प्रपोज्ड ऑडिटर है उसकी एक्सेप्टेंस भी तो होनी चाहिए, हम उसे डायरेक्टली अपॉइंट नहीं कर सकते। कुछ क्राइटेरिया है, इन तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सबसे पहला, बिफोर उसकी अपॉइंटमेंट हमें उससे रिटन कंसेंट लेनी पड़ेगी। रिटर्न कंसेंट लेंगे हम ऑडिटर की, और साथ में सर्टिफिकेट लेंगे। सर्टिफिकेट में वो ये चीज बताएगा कि मैंने मेरी जो भी है कि जो भी मुझे डिफाइंड थी कि इतनी कंपनीज की ऑडिट कर पाऊंगा, 20 जो भी उसकी सीलिंग लिमिट थी वो मैंने क्रॉस नहीं किया। तो रिटर्न कंसेंट लेंगे और सर्टिफिकेट लेंगे हम ऑडिटर से। देन सर्टिफिकेट क्या इंडिकेट करेगा कि वही बात है कि मैंने क्राइटेरिया ऑफ सेक्शन 141 को ध्यान में रखता है, यानी मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं, मैं एलिजिबल हूं, मैं क्वालिफाइड हूं। ठीक है, और कंपनी क्या करेगी, इन्फॉर्म कर देगी ऑडिटर को कि हमने आपकी अपॉइंटमेंट वगैरह कर दी है, और आपकी अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग, और ROC को भी इन्फॉर्म करना होगा हमें विद इन 15 डेज ऑफ द मीटिंग जहां पे ऑडिटर अपॉइंट हुआ था। तो ये सारे रिगार्डिंग है सब्सिक्वेंट ऑडिटर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के केस में क्या बात यहाँ पे होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आता है गवर्नमेंट कंपनी का केस। गवर्नमेंट कंपनी में कौन करेगा, C&AG करेगी। हमने देखा कितने 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द ईयर, फाइनेंशियल ईयर, और वो होल्ड करेगा हर साल। यहाँ पे अलग ऑडिटर अपॉइंट होगा। अब आता है सेक्शन 139(8) सबसेक्शन 8, जिसमें अब है फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। यहाँ पे भी अगेन बाइफर्केशन है दोनों में, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी के केस में। ठीक है,
अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के केस में क्या होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, वो 30 दिन के अंदर अंदर अपॉइंट कर देंगे, उस कैजुअल वैकेंसी को फिल कर देंगे। ठीक है, कैजुअल वैकेंसी को फिल कर देंगे। अगर कैजुअल वैकेंसी, इफ सच कैजुअल, अगर मान लो यहाँ पे एक हमें बताया गया है कि अब मान लो कोई ऑडिटर यहाँ पे रिजाइन करके जा रहा है, तो ये एक तरीके का शेयर होल्डर्स के माइंड में इस सब चीजों का एक डाउट होगा कि यह ऑडिटर रिजाइन क्यों कर रहा है हमारी कंपनी से। हो सकता है हमारी कंपनी में कुछ गड़बड़ हो या कुछ, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए एक प्रोविजन यहाँ पे ऐड किया गया है। क्या है कि कैजुअल वैकेंसी अगर रेजिग्नेशन की वजह से होती है तो उस अपॉइंट तो उन्होंने कर दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने विद इन 30 डेज, लेकिन उसको अप्रूव करेंगे हमारे मेंबर्स जनरल मीटिंग में, जो कि 3 महीने के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। 3 months ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड, वो 3 महीने के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट कंपनी के केस में क्या होगा। गवर्नमेंट कंपनी के केस में C&AG ही अपॉइंट करेगी, हमारा कैजुअल वैकेंसी को फिल करेगी 30 डेज के अंदर अंदर। इट मे बी नोटेड दैट जो C&AG ऑफ इंडिया डज नॉट फिल द कैजुअल वैकेंसी विद इन सेट, अगर नहीं कर पाते तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कह देगी। यानी इस केस में सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही कैजुअल वैकेंसी को फिल करते हैं, तभी जो उनका कंक्लूजन पीरियड होता है वो उस साल के मतलब एंड में दे हैव टू रिटायर फ्रॉम द कंपनी, दे हैव टू वेकेट द ऑफिस। ठीक है, तो ये यहाँ पे चार्ट बताएगा। अदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करेंगे यहाँ पे, और अगर रेजिग्नेशन का केस है तो ऑडिट जो मेंबर्स हैं वो जनरल मीटिंग में अप्रूव करेंगे उसकी अपॉइंटमेंट को, उसकी वैकेंसी को फिल करने का। गवर्नमेंट के कंपनी के केस में C&AG करेगा, 30 दिन में नहीं कर पाता तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिल करेगा नेक्स्ट 30 डेज के अंदर। अब आता है कैजुअल वैकेंसी बाय रेजिग्नेशन को। यहाँ पे इन डिटेल बताया गया है कि अब जो 140 का 2, अब कैजुअल वैकेंसी तो हुई, ऑब्वियसली रिजाइन करके जा रहा है तो कैजुअल वैकेंसी होगी। ये अब यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट किया गया है। वही बात है ना, इन्होंने जो भी टॉपिक आया है यहाँ पे पूरा सेक्शन ऐसे नहीं है, सीरीज वाइज नहीं चलता, एक प्रोसेस वाइज यहाँ पे है स्टडी मैट के अंदर टॉपिक। अब जो भी ऑडिटर यहाँ पे रिजाइन करके जा रहा है तो उसके ऊपर इन्होंने कुछ ऐसी ऑब्लिगेशंस लगाई हैं कि आपको आपकी कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी रिजाइन करते वक्त। ठीक है, आपने जब रिजाइन कर दिया कंपनी से तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको एक स्टेटमेंट देनी होगी। किसे देनी होगी? कंपनी को, रजिस्ट्रार को, और अगर मान लो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है तो ऑब्वियसली आपको जिसने अपॉइंट किया था यानी C&AG उसको भी इन्फॉर्म करना होगा, उससे भी वो स्टेटमेंट सबमिट करनी पड़ेगी। उसमें आप क्या क्या बताओगे कि मैं क्यों रिजाइन कर रहा हूँ, द रीजंस एंड अदर फैक्ट्स जो आपको लगे कि हाँ इस कंपनी में कुछ फ्रॉड हो रहा था, कुछ घपला हो रहा था जिसकी वजह से मुझे रेजिग्नेशन देना पड़ा या मुझे कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जा रही थी, तो उस केस में। अगर इन केस ऑफ फेलियर, अब यहाँ पे उसके ऊपर ना एक ऑब्लिगेशन है कि उसे स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। कितने लोगों को? कंपनी को, रजिस्ट्रार को, अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो C&AG को भी। उसमें क्या बताएगा? रीजंस वगैरह कि मैंने क्यों यहां से रिजाइन कर रहा हूं, वो सब कुछ। अगर ऑडिटर यहां पे स्टेटमेंट नहीं देता तो उसके ऊपर लगेगी पेनल्टी। पेनल्टी कितनी लगेगी उसके ऊपर? जो कि 50,000 रुपीज होगी। ठीक है, या फिर जो भी उसकी रेम्यूनरेशन थी विच एवर इज लेस, तो 50,000 रुपीज और remuneration whichever is less, इस दोनों में जो भी लेस होगा। और कॉन्टिन्यूइंग फेलियर है ये, अगर अभी भी उसने स्टेटमेंट नहीं दी तो प्लस कर देंगे हम 500 रुपीज पर डे, 500 रुपीज पर डे। बट ये सब कुछ 5 लाख से एक्सीड नहीं करेगा। इट वुड नॉट एक्सीड रुपीज 5 लाख, 500 रुपीज पर डे, बट मैक्सिमम उसके ऊपर 5 लाख की ही पेनल्टी लग सकती है। वो सेक्शन 140 सबसेक्शन 3 में बताया गया है। तो ये थे ऑडिटर के ऊपर, जब वो रिजाइन कर रहा है तो उसके ऊपर क्या प्रोविजंस लगेंगे, उसे एक स्टेटमेंट देनी होती है, उसमें रीजंस बताएगा, ये सब बातें हैं। देन आते हैं अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। देखो, जब भी कोई ऑडिटर रिटायरिंग ऑडिटर हो सकता है, वो कब रीअपॉइंट हो सकता है? देखो, अब रिटायरिंग ऑडिटर को ही हमने रीअपॉइंट करना था, वो सिर्फ इन केसेस में हो सकता है कि क्या, या एक तो वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड,
ठीक है, और ना ही उसने कुछ ऐसा नोटिस दिया गया हो राइटिंग में, इन राइटिंग उसने कोई नोटिस नहीं दिया कि मैं नहीं बनना चाहता आपको ऑडिटर, अनविलिंगनेस जो बताई है उसकी वो नहीं होना चाहिए। और ना ही कंपनी में ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए मीटिंग में कि हम या इस बंदे को अपॉइंट नहीं करना चाहते या फिर हम इस पर्टिकुलर कोई और अदर ऑडिटर को हम अपॉइंट करना चाहते हैं। ये सब बात हम सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 में देखेंगे। अब वेयर एट एन एजीएम, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको केस स्टडी के फॉर्म में पूछ ही लिया जाता है। अगर किसी भी एजीएम में कोई भी ऑडिटर अपॉइंट नहीं होता या रीअपॉइंट नहीं होता तो जो एग्जिस्टिंग ऑडिटर है वो ही कंटिन्यू रहेगा हमारा कंपनी का ऑडिटर। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इसको आप हमेशा याद रखना कि कोई भी केस में अगर ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो पाता हमारे एजीएम में, ना रीअपॉइंट होता, तो जो पुराना चलता आ रहा है वो हमारा रहेगा हमारा ऑडिटर। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ एन ऑडिटर। यहाँ पे ये है सेक्शन 141। इस सेक्शन में हम ना बेसिकली कुछ पोर्शंस में बात करेंगे। जो सेक्शन इसका सबसेक्शन 1 है वो बताएगा कि बंदे की क्या क्या एलिजिबिलिटीज होनी चाहिए। अगर वो बंदा सीए है तो ही वो एलिजिबल है। ऑब्वियसली एलिजिबिलिटी, अ पर्सन इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ओनली इफ इज अ सीए। अगर मान लो कोई फर्म है, फर्म में मतलब ऐसी फर्म है जहां पे अदर देन सीएस भी पार्टनर्स हैं तो चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन वहां पे मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स है ना जो प्रैक्टिसिंग इन इंडिया, वो क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट होने चाहिए। क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट मतलब कि मेजोरिटी पर्सन सीए होने चाहिए। एंड अफोरसेट में भी अपॉइंटेड एज द बाय इट्स फर्म नेम हो सकते हैं फिर वो पॉइंट, फिर कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे अगर मान लो एलएलपी भी, फर्म एलएलपी दोनों की बात यहाँ पे की गई है, अगर वो हम अपॉइंट कर लेते हैं और एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी, तो जो बंदा ऑथोराइज्ड था, ऑथोराइज यानी जो एलिजिबल सीए था, सिर्फ वो ही एक्ट और साइन करेगा फर्म के बिहाफ पे, कोई और अदर पर्सन नहीं करेगा। जो ऑथोराइज्ड बंदा था वो ही करेगा। ठीक है, अब आता है डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ एन ऑडिटर। अब डिस्क्वालिफिकेशंस में हम यहाँ पे वेरियस पार्ट्स में यहाँ पे जो भी चीजें यहाँ पे कवर करेंगे। चलो ठीक है, पहले तो सिंपल ना सीधा सीधा ही डिस्क्वालीफाई किया गया है, फिर बताई गई हैं कुछ ऐसी लिमिट, वो मैं आपको एक मेमोरी टेक्निक से याद करवाऊंगी। तो चलिए, ये इन्होंने बताया द फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल, सीधा ही इन लोगों को मना है कि ये लोग एलिजिबल ही नहीं है हमारे सीए बनने के लिए। आपको पता है हमारे इंडिया में जो चार्टेड अकाउंटेंट हैं वो या तो सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप फर्म में ही काम कर सकते हैं। दे कैन नॉट फॉर्म अ कंपनी, और वो एज अ कंपनी डील नहीं कर सकते। तो बॉडी कॉर्पोरेट अलाउड नहीं है एज अ सीए काम करना। एलएलपी अलाउड है ऑफ कोर्स, अदर देन एलएलपी। ठीक है, अब एक तो ये नहीं कर सकते, कंपनी नहीं कर सकती। दूसरा कौन है, हमारा कोई कंपनी का ही ऑफिसर या कंपनी का कोई एम्प्लॉय है, वो भी अब ऑफ कोर्स हम अपॉइंट नहीं कर सकते एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंस हर्ट हो जाएगी। जो हमारा बेसिक जो रिक्वायरमेंट है हमारे ऑडिटर्स के ऊपर, जो भी सारे स्टैंडर्ड्स जिसकी बात करते हैं, इंडिपेंडेंस ही हर्ट हो जाएगी, इन्फ्लुएंस होंगे ये लोग। अब यहाँ पे ऑफिसर को डिफाइन किया गया है, ये 4 लोग आते हैं, डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपी, शेडो डायरेक्टर, जो डायरेक्टर के एक लोअर लेवल के होते हैं। तो ये चारों जो हैं ऑफिसर्स के नाम आते हैं। जो एम्प्लॉई है वो दे कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। अब जो सी पार्ट कहा गया था कि जो वो ऑफिसर थे, एम्प्लॉई थे, उनका कोई पार्टनर या फिर इन दोनों, ये जो 2 बंदे थे जो हमने बी पॉइंट में कवर कर लिए, ऑफिसर और एम्प्लॉई, इन लोगों का कोई पार्टनर हो या इनके कोई एम्प्लॉयमेंट में हो तो वो लोग भी हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। सब सेक्शन एक डिस्क्वालीफाई करता है वो मेंशन पर्सन, ये पार्टनर ऑफिसर का, एम्प्लॉय उस ऑफिसर का, या पार्टनर उस एम्प्लॉय का, या एम्प्लॉय उस एम्प्लॉय का। तो ये पॉइंट यहाँ पे हमने कवर किए। डी पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरियस प्रोविजंस हैं इसके अंदर। तो ये लगता है एमआरपी पे, एमआरपी, माइसेल्फ यानी एक वो पर्सन जिसको हम अपॉइंट कर रहे हैं एज एन ऑडिटर, रिलेटिव या फिर पार्टनर। ठीक है, पर्सन खुद या उसका रिलेटिव या पार्टनर। तो एमआरपी पे ये सारी प्रोविजंस अब यहाँ पे लगेंगी। पहला जो पॉइंट है वो बात करेगा सिक्योरिटी के ऊपर, कि आपको कोई भी सिक्योरिटी होल्ड नहीं करनी, सिक्योरिटी या इंटरेस्ट होल्ड नहीं करना। किसके अंदर? कैश के अंदर। किसके अंदर?
कैश के अंदर उस कंपनी में, सी से यहाँ पे हम दो चीजें डिफाइन करेंगे, वो कंपनी और को सब्सिडरी। कंपनी और को सब्सिडरी में नहीं, एसोसिएट कंपनी में भी नहीं, और सब्सिडरी कंपनी में भी नहीं, और होल्डिंग कंपनी में भी नहीं। तो इन 5 कंपनीज में अगर आपका सिक्योरिटी है, कोई इंटरेस्ट है, तो यू कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। आपका, आपके पार्टनर का या आपके रिलेटिव का अगर यहाँ पे कैश के अंदर कुछ भी इंटरेस्ट है, वो अगर कोई सिक्योरिटी होल्ड करते हैं, देन यू कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट यहाँ पे एक यहाँ पे हमें एक छूट दी गई है कि अगर मान लो कोई हमारा रिलेटिव है, तो वो ऑफ कोर्स होल्ड कर सकता है सिर्फ 1 लाख रुपए तक की सिक्योरिटी। 1 लाख तक की सिक्योरिटी वो होल्ड कर सकता है, लेकिन 1 लाख हमने क्या देखना है यहाँ पे, 1 लाख की फेस वैल्यू का, फेस वैल्यू 1 लाख होनी चाहिए। यहाँ पे एमसीक्यू ये आ सकता है कि फेस वैल्यू, फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू, इस टाइप से आपको याद कर, तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि फेस वैल्यू तक का। तो यहाँ पे एमसीक्यू का स्कोप है हमारे पास। यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो हमने यहाँ पे से छूट दी है कि 1 लाख, ये सिर्फ रिलेटिव के केस में है, ना एम के लिए है, ना ये पी के लिए है। ठीक है, इट मे बी नोटेड दैट कि रेलिवेंट ये अप्लाई होंगे इन द केस ऑफ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, जो अदर सिक्योरिटीज वगैरह होती हैं उस केस में भी ये अप्लाई होगा। यहाँ पे आपको ये चीज देखना है कि अगर एक यहाँ पे हमें एक और यहाँ पे एक तरीके का रिलीफ दिया गया है कि अगर मान लो किसी भी केस में, अब ये आपको पता है कि शेयर सिक्योरिटीज के प्राइसेस तो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। अगर कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे जो रिलेटिव था उसने 1 लाख रुपए की ही सिक्योरिटीज होल्ड कर रखी थी, अब प्राइसेस राइज हुए, प्राइस फ्लक्चुएशंस आई, अगर वो प्राइस बढ़ के अगर 1 लाख 2,000 कुछ भी ऐसा होगा, 1 लाख 1 रुपए भी होगा, तो ऑडिटर को यहाँ पे 60 डेज का टाइम दिया गया होगा कि उस चीज को आप रेक्टिफाई करवा दो कि आप उसका यानी उसको सिक्योरिटी सोल्व करवा दो या कुछ भी, यानी करेक्टिव एक्शन लेने के लिए उसे 60 डेज का टाइम पीरियड दिया जाएगा। यहाँ पे ये सारे वही सेम पॉइंट्स रिपीटेड हैं। 1 लाख की वैल्यू जो फेस वैल्यू होती है, ये सिर्फ रिलेटिव के केस में ही काम आएगा, ऑडिटर और पार्टनर के केस में नहीं आएगा। ग्रेस पीरियड भी 60 डेज का सिर्फ रिलेटिव्स के केस में है, उन दोनों के केस में नहीं है। और ये limit of 1 lakh and grace periods of 60 days would be applicable where the securities are held in the company itself। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं आपको ये वही पॉइंट क्लियर कर रही थी कि जो यहाँ पे ये 1 लाख की सिक्योरिटीज है, ठीक है, पहला ये पॉइंट है, ये फेस वैल्यू देखेंगे हम। दूसरा है कि ये 60 डेज में हम रेक्टिफाई करवा देंगे। तीसरा है ये जो सिक्योरिटी होल्ड करेगा रिलेटिव, बाय द रिलेटिव, ये सिर्फ उसी कंपनी में जहां पे ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है वहीं पे होनी चाहिए। यहाँ पे कैश वाली प्रोविजंस नहीं चलेंगी। यहाँ पे उस कंपनी के रिगार्डिंग बात हुई। जो लिमिट ऑफ 1 लाख या ग्रेस पीरियड ऑफ 60 डेज है, वो एप्लीकेबल सिर्फ उस कंपनी के रिगार्डिंग है, यानी और कहीं अगर उसके एसोसिएट में या सब्सिडरी में, होल्डिंग में है, तो अगर रिलेटिव का, तो वहां पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी ये सिर्फ कंपनी के रिगार्डिंग बात की गई है इस प्रोविजन के रिगार्डिंग। तो चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं कि रिलेटिव का मीनिंग कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है सेक्शन 277 में। क्या HUF के मेंबर्स, HUF के मेंबर्स हस्बैंड वाइफ यानी स्पाउस हो गया। हम वन पर्सन इज रिलेटेड टू अदर एज द मैनर में बी प्रिस्क्राइब्ड। क्या यहाँ पे क्या प्रिस्क्राइब किया गया है कि अगर यहाँ पे देखिए बेसिक जो रिलेशन आगे फादर मदर, पहले आप बिना ब्रैकेट की ये चीज पढ़िए, फादर मदर सन डॉटर, ठीक है, फादर मदर सन डॉटर, फिर सन के साथ सन की वाइफ, डॉटर के साथ डॉटर का हस्बैंड, और ब्रदर और सिस्टर। बेसिक ये सब रिलेशंस आ गए। तो देखो कि फादर मदर ब्रदर सिस्टर सन एंड डॉटर, ये सब रिलेशंस आ गए। यहाँ पे हम डॉटर, स्टेप डॉटर नहीं इंक्लूड करते, ठीक है, यहाँ पे ये चीज आपको याद रखना है, स्टेप डॉटर नॉट इंक्लूडेड। और यहाँ पे बाकी सबका स्टेप मदर, स्टेप फादर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सन, स्टेप सिस्टर सब होगा, ठीक है। यहाँ पे डॉटर की स्टेप यानी स्टेप डॉटर भी नहीं होगी, और ब्रदर की वाइफ या फिर सिस्टर्स हस्बैंड, ये सब भी इंक्लूडेड नहीं होंगे। तो ये एक आपके ऊपर ये था कि रिलेटिव की क्या डेफिनेशन यहाँ पे है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे देखेंगे सेकंड पॉइंट आता है इंडेटनेस। पहले हमने देखा था पॉइंट सिक्योरिटीज तो 0 रुपये की भी नहीं होल्ड करनी। इंडेटनेस पे आता है कि अगर वो इंडेट है कंपनी को, सब्सिडरी को, होल्डिंग को, एसोसिएट को या फिर को सब्सिडरी को, तो वो 5 लाख तक होल्ड कर सकता है।
5 लाख तक की इंडेटनेस उसे हो सकती है, इससे ज्यादा नॉट अलाउड, उसको या फिर रिलेटिव को या पार्टनर को अलाउड है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है गारंटी। गारंटी वो होल्ड कर सकता है 1 लाख रुपए तक की, ठीक है। प्रोवाइड यानी एक थर्ड पर्सन से उसकी इंडेटनेस आ रही है और तो वो 1 लाख तक की वो होल्ड कर सकता है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये बताया गया कि अब डायरेक्ट इंडेटनेस और इनडायरेक्ट कैसे होगी। डायरेक्ट तो हमने देखा कि जो उसकी कैश के अंदर होगी, ठीक है, कंपनी में इन सभी के अंदर होगी। इनडायरेक्ट इंडेटनेस कैसे होगी कि जब वो किसी को गारंटी दे रहा है। डायरेक्ट तो होगी जब उसने खुद होल्ड करके रखे, खुद की इंडेटनेस है, यहाँ पे गारंटी से आएगी। अब आता है ई पॉइंट, जो यहाँ पे बात करेगा बिजनेस रिलेशन के ऊपर। पहले आपने 3 पॉइंट जो देखे वो थे सिक्योरिटी के ऊपर, देन हमने देखा कि इंडेटनेस और फिर हमने देखा गारंटी। नेक्स्ट आता है बिजनेस रिलेशनशिप के ऊपर। बिजनेस रिलेशनशिप यहाँ पे इन्होंने बताया गया है, ठीक है, जो भी हमारी पर्सन या फर्म जिसको हम अपॉइंट कर रहे हैं, अगर उनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई बिजनेस रिलेशन है हमारी यहाँ पे। अब जो कैश हम जो पीछे पढ़ रहे थे उसको आप यहाँ पे याद कर लीजिए, कैशा। वो बाकी सब तो पॉइंट है, यहाँ पे एक तरीके से को एसोसिएट भी इंक्लूडेड है, को एसोसिएट भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो इसको आप याद कर लीजिए कि यहाँ पे कौन सी कंपनीज कवर्ड है, कैशा, ठीक है। विद द कंपनी सब्सिडरी होल्डिंग और एसोसिएट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी और एसोसिएट, यानी जो सब्सिडरी और एसोसिएट आपस में जो उनका रिलेशन होगा। नेक्स्ट इज बिजनेस रिलेशनशिप। क्या होता है बिजनेस रिलेशनशिप की, यहाँ पे एक कोई ऐसी एक्सक्लूसिव लिस्ट हमें प्रोवाइडेड नहीं है। हमारे पास यहाँ पे क्या है, बिजनेस रिलेशनशिप वो सब होता है एक्सेप्ट क्या इसमें, अगर किसी बंदे का प्रोफेशनल सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहा है उस केस में अगर उसने हमसे पहले कुछ पैसे चार्ज किए गए या प्रोग्रेसिव बेसिस पे चार्ज कराया गया तो उसे हम इंडेटनेस नहीं बोले, उसे हम बिजनेस रिलेशनशिप नहीं बोलेंगे। तो कमर्शियल ट्रांजैक्शन जो प्रोफेशनल सर्विसेज के नेचर में है, जो ऑडिटर परफॉर्म करता है, उसने सर्विस की, हमने पैसा दिया, इट इज नॉट अ बिजनेस रिलेशनशिप। और ना ही वो ट्रांजैक्शन जो कि ऑर्डिनरी कॉर्स ऑफ बिजनेस में यानी एट आर्म्स लेंथ प्राइस की गई हैं, वो भी यहाँ पे बिजनेस रिलेशनशिप में कवर्ड नहीं होंगी, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारे कवर्ड हो गए बिजनेस रिलेशनशिप तक। अब एफ पॉइंट क्या बताता है, अगर जो बंदा हमारी कंपनी में जो कोई डायरेक्टर है, ठीक है, तो अगर उसका रिलेटिव, अ पर्सन हुज रिलेटिव इज डायरेक्टर, ठीक है, जिसका रिलेटिव डायरेक्टर है हमारी कंपनी, वो भी नहीं यहाँ पे अपॉइंट हो सकता, या फिर एम्प्लॉयमेंट में ऑफ द कंपनी एज अ डायरेक्टर या KMP है तो वो अपॉइंट नहीं हो सकता। ये पॉइंट इनडायरेक्टली हमने ऊपर भी कवर कर लिया था। देन नेक्स्ट इज अ पर्सन, यहाँ पे जी पॉइंट अगेन इंपॉर्टेंट है, इसमें सीलिंग लिमिट की भी बात की गई है। अब ये देखो, कोई बंदा कहीं फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के अंदर है तो वो कैसे CA इन प्रैक्टिस की तरह डील कर लेगा। जो बंदा पर्सन इज फुल टाइम इन प्रैक्टिस एल्सवेयर, कहीं और अपॉइंट है, हमारी कंपनी में नहीं कहीं और अपॉइंटेड है वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में, तो वो हमारा CA अपॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है। और अ पर्सन या पार्टनर कोई भी अगर वो ऑडिटर हमारा यहाँ पे अपॉइंट नहीं कर होगा। यहाँ पे हमने एक तो कौन कौन सा डिस्क्वालिफाइड हो गए, बंदा जो कि फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है। दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे कि उनकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के टाइम, ऑन द डेट ऑफ सच अपॉइंटमेंट या फिर रीअपॉइंटमेंट, यानी ये जो हमने प्रोविजन देखनी है वो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के टाइम पे है कि क्या उनको वो मोर देन 20 कंपनीज होल्ड नहीं कर सकते। मोर देन 20 कंपनीज की अगर उनकी ऑडिट है, तो अगर उन्होंने 20 कंपनीज का ऑलरेडी है तो वो यार हमारी कंपनी में ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, नहीं अपॉइंट हो पाएंगे। अब ये 20 कंपनीज की जो सीलिंग लिमिट है, इसमें हम क्या क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, OPC कंपनी, डोरमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी कौन सी, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़ है, ठीक है, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़ है। तो यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पशन है, यानी OPC जितनी मर्जी हो प्लस 20 आप और कर सकते हो, तो ये बताया गया है। देन एट पॉइंट में हम क्या देखेंगे, अगर कोई पर्सन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट हो गया, यानी एक तरीके से वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, कुछ भी ऐसा कंडक्ट उसके वो कन्विक्टेड है, जेल है, कुछ भी कोई उसके रिगार्डिंग कोई प्रोसीडिंग्स चली हैं, अब और उस प्रोसीडिंग्स में जो उसने ऑफेंस किया था वो फ्रॉड इन्वॉल्विंग था और उसके जो कन्विक्शन को अगर 10 साल नहीं बीते, 10 years हैज नॉट बिन इलैप्स, तो तब तक वो अपॉइंट नहीं हो सकता, तब तक वो डिस्क्वालिफाइड रहेगा।
ठीक है, आई पॉइंट में क्या है कि जो पर्सन डायरेक्टली कोई, अगर मान लो सेक्शन 144 मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया गया था, ये प्रोहिबिटेड सर्विसेज की बात करता है कि ये सर्विसेज एक ऑडिटर नहीं परफॉर्म कर सकता, और अगर किसी केस में वो ये सर्विसेज परफॉर्म करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 144, ये इसकी प्रोविजंस के रिगार्डिंग आपको जो ये है कि हमने CSH में ये सारे काम नहीं करने, ठीक है। सर्टेन प्रोविजन नॉट टू बी रेंडर्ड, जो ऑडिटर अपॉइंट होता है कंपनी के अंदर वो सिर्फ वही काम करता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर ऑडिट कमेटी अप्रूव करते हैं, ठीक है, एज द केस में भी, बट वो सारी चीजें इंक्लूड नहीं करेंगी। वो जो काम कर रहा है, सर्विसेज परफॉर्म कर रहा है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, कंपनी में, होल्डिंग कंपनी में या सब्सिडरी में, तो वो इन तीनों में CSH में वो ये काम नहीं कर सकता। क्या क्या इसकी मेमोरी टेक्निक है, मासी, यहां पे याद रखना लास्ट में जो है आपके पास वो यहाँ पे 2 बार II है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि M से क्या आता है, मैनेजमेंट सर्विसेज, A से आती है हमारे पास अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज, S से आता है हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब वो सारे सिस्टम का डिजाइनिंग का ही पार्ट होगा तो उसको सारे लूप होल्स वगैरह सब पता होगा, एक तरीके से वो हमारा मैनेजमेंट का हिस्सा बन गया है, तो ये सब चीजें अलाउड नहीं है। देन I से हम देखेंगे इंटरनल ऑडिट, तो आप यहाँ पे मासी वाले फंक्शन में देखेंगे कि जो बेसिक जो काम है, मैनेजमेंट की सर्विसेज, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, इंटरनल ऑडिट कोई अंदर का बंदा करता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम की डिजाइनिंग इम्प्लीमेंटेशन भी कोई अंदर का बंदा करता है, तो मासी में जो हो गई ये अंदर वाली जो काम है वो सब। देन IO, A स्टैंड फॉर एक्चुरियल सर्विसेज, A स्टैंड फॉर एक्चुरियल सर्विसेज, आई से हमारे पास 2 हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज। देन ओ से हमारे पास आ गए हैं आउटसोर्स, कोई फाइनेंशियल सर्विसेज होती है, कोई आउटसोर्स काम नहीं कर सकता वो, और एनी अदर काइंड ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम देखेंगे कि वही बात है कि 144 वाली जो भी सर्विसेज हैं अगर वो परफॉर्म करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इट मे बी नोटेड दैट अगर ऑडिट या ऑडिट फर्म जो भी परफॉर्म करती हैं एनी नॉन ऑडिट सर्विसेज ऑन या बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, तो उनको कंप्लाई करना पड़ेगा इस प्रोविजंस के बाद, यानी ये एक ट्रांजिटरी प्रोविजन है कि उस 1 साल के अंदर अंदर आप सबको वो चीज कंप्लाई करनी पड़ेगी, पुराने एक्ट के रिगार्डिंग है, ठीक है। अब इन केस अगर मान लो यहाँ पे अब बात आएगी, अगर मान लो वो बंदा जो हम अपॉइंट कर रहे हैं ऑडिटर अगर हमारा इंडिविजुअल है, वो खुद या उसका रिलेटिव या कोई अदर पर्सन जो उसके साथ कनेक्टेड है या एसोसिएटेड है उस इंडिविजुअल के साथ, या फिर और थ्रू एनी अदर एंटिटी कुछ भी हो, तो उस केस में इन विच सच इंडिविजुअल, जहां पे उस बंदे का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या कंट्रोल होता है, तो उसमें भी वहां पे उस बंदे को हम अपॉइंट नहीं कर सकते, ठीक है। और हुज नेम या ट्रेडमार्क या ब्रांड इज यूज बाय सच शैल बी टर्म टू बी, अगर यहाँ पे भी अगर वो लोग भी ये काम करते हैं जहाँ पे उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या कुछ है, तो उसको भी हम प्रोहिबिटेड सर्विसेज मान लेंगे, यानी इनडायरेक्टली उस ऑडिटर ने ही काम किया है वो। अगर हम यहाँ पे अपॉइंट कर रहे हैं फर्म को खुद या फिर उनके पार्टनर्स या थ्रू इट्स पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट, कोई भी काम करें कुछ ऐसा जहां पे वो फर्म या उसका कोई पार्टनर जिसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या उसका ट्रेडमार्क या ब्रांड यूज करते हैं, तो वहां पे भी हम उसको डीम्ड मान लेंगे, टर्म मान लेंगे कि ये काम उस ऑडिटर ने किया है, तो वो यहाँ पे डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 4th पॉइंट, जहां पे अ पर्सन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ एनी कंपनी, अगर कोई भी एनी ऑफ द, ये सेक्शन 141 सबसेक्शन 4 है, कोई भी ऐसा कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन अगर वो करता है आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट, तो उसको वैकेट करना पड़ेगा ऑफिस को, और ये टर्म हो जाएगी कैजुअल वैकेंसी, जिसको कैजुअल वैकेंसी को कौन से सेक्शन में फिल करेगा, हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर C&AG सेक्शन 139(8) में। अब आता है रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स, सेक्शन 139 सबसेक्शन 2। इसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ यहाँ पे मार्किंग करवाऊंगी कि एक कुछ क्लास ऑफ कंपनीज के ऊपर लगता है, ठीक है। पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि जनरली ना ये लिस्टेड कंपनी के ऊपर लगता है, लिस्टेड कंपनी यानी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, ठीक है। और इसके कौन सी 2 कंपनीज यहाँ पे एग्जेम्प्टेड हैं, OPC एंड स्मॉल कंपनीज। आप ये चीज ध्यान रखने का मोस्ट ऑफ द केसेस में OPC और स्मॉल कंपनीज को तो एग्जाम्प्ट ही कर रखा है,
ठीक है। रोटेशन किसके ऊपर लगती है? लिस्टेड कंपनीज के ऊपर लगती है, एक्सक्लूडिंग ओपीसी एंड स्मॉल कंपनीज के ऊपर। अब ये आती है क्लास ऑफ कंपनीज, किसके ऊपर लगता है? इसको याद करने के लिए वी अगेन हैव अ मेमोरी टेक्निक की यूपीबी, यूपी बिहार, यूपीबी। यू स्टैंड फॉर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, क्योंकि लिस्टेड पब्लिक कंपनी ऊपर ही कवर होगी, या फिर ऑल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एंड बी स्टैंड फॉर बोरोइंग्स, बोरोइंग्स उसके पास है। अब पहले पॉइंट में क्या कहा गया कि अगर उसकी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की अगर पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है तो भी वो कवर हो जाएंगी, अगर अनलिस्टेड है, लिस्टेड है तो ऊपर ही कवर्ड है। और प्राइवेट है अगर वो कंपनी जिसकी 50 करोड़ से ज्यादा है, 50 करोड़ या उससे ज्यादा है अगर उनकी जो है पेड अप शेयर कैपिटल, तो वो भी कवर हो जाएंगी। बोरोइंग्स अगर इन दोनों में वो अगर मान लो 9 करोड़ है या फिर 49 करोड़ है, कुछ भी यहाँ पे नहीं कवर होती, बट अगर उनकी बोरोइंग्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से या पब्लिक डिपॉजिट से 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो जाते हैं तो वो यहाँ पे कवर्ड है। इस केस में आपको 10 करोड़ याद करनी है, इन दोनों केस में आपको 50 करोड़ याद करनी है हमारी लिमिट। यहाँ पे वही सारे पॉइंट्स रिपीटेड हैं। देन नेक्स्ट आता है, ठीक है। अब 139 हमें क्या बताता है? रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स के। रोटेशन, हम मान लो जब भी एक बंदे का, इंडिविजुअल का या फिर ऑडिट फर्म का कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाता है तो हम उसे रीअपॉइंट नहीं करेंगे। इंडिविजुअल के केस में वो टाइम पीरियड है कि देखो जो भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म लेंगे हम वो 5 सालों की, एक टर्म, 1 टर्म इज इक्वल टू 5 ईयर्स, 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, ठीक है। अब वो एक टर्म करेगा, और जहां पे फर्म अपॉइंट हो रही है, ऑडिट फर्म हो रही है, तो वो 2 टर्म्स करेंगी 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर की, यानी इक्वल टू 10 ईयर्स से। इससे ज्यादा अगर वो अपॉइंट नहीं कर सकते हम उसको, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात करते हैं उसका कूलिंग पीरियड। कूलिंग पीरियड दोनों केसेस में ही 5 ईयर्स का है, यानी 5 ईयर्स के लिए, कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए हम उसे अपॉइंट नहीं करेंगे दोनों केस में, ना ऑडिटर को ना ऑडिट फर्म को, ठीक है। अब आते हैं फॉलोइंग पॉइंट्स को। यहाँ पे ये मेनली जो ये पॉइंट्स हैं आगे इस सेक्शन की क्लैरिफिकेशन है और साथ में केस स्टडीज के रिगार्डिंग ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। ये सभी पॉइंट्स में क्या बात की गई है, जनरल पॉइंट्स है। ये पॉइंट जो पहला पॉइंट है बताता है एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट पे हम ये देखेंगे कि कोई भी ऐसी ऑडिट फर्म अपॉइंट नहीं होगी जिसमें कोई, अब मान लो कोई कॉमन पार्टनर था जो रिटायर होके आया है, या पार्टनर्स है टू द अदर ऑडिट फर्म जिनका टेन्योर अभी अभी एक्सपायर हुआ है क्योंकि उनका कूलिंग पीरियड चल रहा है 5 ईयर्स का। हर कोई कंपनी जो एग्जिस्ट कर रही थी बिफोर इस एक्ट के ऊपर, यानी 1956 का एक्ट जिसके ऊपर लगता था, तो उनको भी कंप्लाई करना पड़ेगा इन प्रोविजंस के साथ। उनको टाइम पीरियड दिया गया है, उनको 3 सालों का एक तरीके से टाइम पीरियड दिया गया है कि इसमें आप कवर कर लो, यानी ऑडिटर्स के ऊपर जो भी अपॉइंटेड थे उनको 3 साल का और एक तरीके से एक्सटेंडेड टाइम दिया गया अपने यहाँ पे प्रोविजंस के साथ कंप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट आता है, इट हैज बीन ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट कि राइट ऑफ द कंपनी, जो कि देखो ये अभी रोटेशन जहां पे आ गया, बट वो ऑडिटर को रिमूव करने का राइट या फिर ऑडिटर के पास रिजाइन करने का राइट तो एज इट इज रहेगा, वो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस मेंबर्स ऑफ द कंपनी में रिजॉल्व टू प्रोवाइड दैट। अब ये पॉइंट आता है, ये मेंबर स्पेसिफिक है या एक कंपनी स्पेसिफिक है पॉइंट। अगर मान लो किसी केस में हमारे पास ऑडिट फर्म अपॉइंट की गई है तो हो सकता है वहां पे मेंबर्स ये चाहें कि अगर मान लो ऑडिट फर्म है जो 10 साल के लिए अपॉइंट होगी तो वो वहां पे इंटरनल रोटेशन टाइप अगर वो करवाना चाहे तो वो भी हो सकती है। अपॉइंटेड बाय इट द ऑडिटिंग पार्टनर एंड हिज टीम शेल बी रोटेटेड एट सच इंटरवल जो भी मेंबर्स डिसाइड करेंगे, ठीक है। द ऑडिट शेल बी कंडक्टेड बाय मोर देन 1 ऑडिटर, ये भी यहाँ पे वो जो भी मेंबर्स इस चीज के ऊपर डिसीजन लेंगे वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो सीजी भी यहाँ पे कुछ क्लास ऑफ द कंपनीज को प्रेस्क्राइब कर सकती है जिन पे रोटेशन लगेगी। अब आता है मैनर ऑफ रोटेशन बाय द कंपनीज ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पे हमें बताया गया कि अब रोटेशन किस तरीके से होगा। ऑडिट कमेटी क्या करेगी, रिकमेंड करेगी बोर्ड को नेम ऑफ द इंडिविजुअल ऑडिटर या ऑडिट जिसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं, ठीक है। जहां पे एक कंपनी को रिक्वायर्ड था ऑडिट कमेटी का होना तो वहां पे उस केस में क्या करेगा, बोर्ड जो है उसके रिकमेंडेशन को सुनेगा, कंसीडर करेगा, और जहां पे ऑडिट कमेटी रिक्वायर्ड नहीं थी तो वहां पे बोर्ड खुद ही अपनी तरफ से एक रिकमेंडेशन बनाएगा, कंसीडर करेगा मैटर ऑफ रोटेशन को और रिकमेंडेशन करेगा, और नेक्स्ट कौन नेक्स्ट ऑडिटर होना चाहिए। ये सेम प्रोविजंस हैं, जो ये रूल्स हैं, ये एप्लीकेबल होंगे हमारे सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स इन केस ऑफ अदर देन
गवर्नमेंट कंपनी के भी केस में, चाहे रोटेशन में लगा लो, आपको ये रूल्स लगेंगे रोटेशन में भी, क्योंकि यहाँ पे हम एक नेक्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करें, यानी सब्सिक्वेंट ऑडिटर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब आपको रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स से ये चीज क्लियर हो गई है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी के केस में क्या होता था कि हर साल ही नया ऑडिटर आएगा, तो जो ये रोटेशन वाले प्रिंसिपल्स हैं ये सिर्फ नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केसेस में ही है, जहां पे 5 साल का टाइम पीरियड है। ठीक है, और फर्म के केस में 10 साल का। तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि देखो, जहाँ पे हमारे पास ऑडिट कमेटी है, ऑडिट कमेटी बोर्ड को रिकमेंड करेगी, बोर्ड आगे मेंबर्स को बताएगा कि हमने कोई भी एक तरीके से प्रपोज्ड ऑडिटर के बारे में। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ द रोटेशन ऑफ ऑडिटर, जहाँ पे ऑडिटर चाहे इंडिविजुअल फर्म फॉर विच द पीरियड द हेल्ड ऑफिस, उसने जो भी ऑडिटर प्रायर तक होल्ड किया था, जहाँ पे 5 साल, मतलब ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे दोनों बताए गए कि वो अपना टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेगा। अगर वो पुराने पिछले टाइम में, अगर उसने बिफोर दिस एक्ट अगर वो था, तो वही 3 साल उसको कैलकुलेट करने हैं, कैसे उसको कैलकुलेट, और 3 साल ग्रांटेड किए गए हैं या नहीं, वो सब चीजें। और इनकमिंग ऑडिटर एलिजिबल ही नहीं होगा ऑडिटर बनने के लिए अगर वो एसोसिएटेड थे आउटगोइंग ऑडिटर से किसी भी तरीके से, अंडर द सेम नेटवर्क, कुछ ट्रेड मार्क यूज किया या कुछ भी, वो सेम नेटवर्क में आ गए ना, यानी एक सेम नेटवर्क में उन्होंने काम कर लिया, यानी एक तरीके से वो एसोसिएट हो गया आउटगोइंग ऑडिटर के साथ, तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। सेम नेटवर्क में क्या होगा कि ऑपरेटिंग या फंक्शनिंग या फिर हेयर टू, यानी अप टिल नाउ या फिर इन फ्यूचर किसी तरीके से उनकी एसोसिएशन है सेम ब्रांड नेम, ट्रेड नेम या कॉमन कंट्रोल में, तो वो मतलब होता है हमारे पास सेम नेटवर्क का। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहती है, रोटेशन के पर्पसेस के लिए अ ब्रेक इन द टर्म फॉर अ कॉन्टिन्यूस पीरियड ऑफ 5 years इज मैंडेटरी। ठीक है, 5 साल का कूलिंग पीरियड। अब यहाँ पे कहता है अगर अ पार्टनर हु इज इन चार्ज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पार्टनर जहां वो जो कि इंचार्ज था और जो कि सर्टिफाई कर रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह को, अगर वो रिटायर हो जाता है उस फर्म से और कोई और फर्म जाके यानी किसी और फर्म में जाके पार्टनर बन जाता है, तो वो दूसरी जो वो है फर्म है वो भी इनएलिजिबल हो जाएगी। ये बात आप ध्यान रखना, ये पॉइंट जो है वो सिर्फ उस पार्टनर के लिए कहा के रिगार्डिंग कहा गया जो इंचार्ज था एंड जो सर्टिफाई करता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। ये इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स है कि आप पिछले एक्ट के अकॉर्डिंग तो उसे 3 साल और ग्रांटेड किए जाते हैं, चाहे फर्म है चाहे इंडिविजुअल है, उन केसेस में। फर्म इंक्लूड करेगी अदर फर्म्स को जो कि सेम ट्रेड मार्क उसमें है, सेम नेटवर्क में। कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का मतलब होता है पिछले कोई भी साल जहां पे उसने 5 सालों की ब्रेक ले ली हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है जहां पे कंपनी ने अपॉइंट किए थे 2 या मोर देन 2, यानी जॉइंट ऑडिट हो रही थी इंडिविजुअल्स या फिर फर्म्स को या इन कॉम्बिनेशन ऑफ जॉइंट ऑडिटर्स, तो उस केस में रोटेशन वहां पे भी लगेगी। बट ये हो सकता है ना कि हमने उनका अपॉइंटमेंट ईयर सेम ना हो, तो ऑब्वियसली उनका रिटायरिंग पीरियड भी सेम नहीं होगा। अब आता है नेक्स्ट ऑडिट कमेटी। ये वैसे हम ये सेक्शन पर्टिकुलरली हम एक अलग वीडियो में कवर कर चुके हैं, बट यहाँ पे एक मैं आपको ब्रीफ दे देती हूँ। सेक्शन 177 किस पे अप्लाई होता है, ये इसकी जो ऑडिट कमेटी किस किस को रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पे आता है लिस्टेड पब्लिक कंपनीज को प्लस क्लास ऑफ कंपनीज को। क्लास ऑफ कंपनीज में 10, 100, 50 वी हैव डन दिस टोन टू रिवाइज दिस एंटायर टॉपिक। तो उसमें क्या था कि लिस्टेड कंपनीज, लिस्टेड पब्लिक कंपनीज और फॉलोइंग कंपनीज, यानी मेनली जो ऑडिट कमेटी के प्रोविजंस हैं वो सिर्फ पब्लिक कंपनीज को ही लगती हैं। ठीक है, लिस्टेड पब्लिक कंपनीज, ऑल कंपनीज जिनकी पेड अप कैपिटल 10,000 से ज्यादा, 10 करोड़ से ज्यादा है, वो जिनकी टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है, या फिर यहाँ पे 10 करोड़ और मोर, 100 करोड़ और मोर, यहाँ पे हमने देखा था 50 करोड़ से ज्यादा, इक्वल टू में यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, देन आता है अब मैनर एंड प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स कैसे होगा। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा प्रोविजन आता है कि हम यहाँ पे सब्सिक्वेंट ऑडिटर की जो भी अपॉइंटमेंट होती है, उसकी सिलेक्शन होती है, तो वो ऑडिट कमेटी कैसे करती है। जिस कंपनी में उन्हें रिक्वायर्ड थी कॉन्स्टिट्यूट करना ऑडिट कमेटी, ठीक है, और एंड इन केसेस सच इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी, यानी हम दोनों प्रोविजंस को साथ लेके चलेंगे। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप ये टॉपिक इस चार्ट से कवर कर ले, टेबल से कर लीजिएगा, इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू। ठीक है, कैटेगरीज बता दी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो कि अपॉइंट करेगी या जो भी यहाँ पे जो काम करेगी, एक तरीके से यहाँ पे पूरी प्रोसेस है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम
क्या क्या उनकी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। ठीक है, सबसे पहले या तो जहां पे हमें रिक्वायर्ड थी ऑडिट कॉन्स्टिट्यूट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना, या फिर जहां पे हमें रिक्वायर्ड नहीं थी, तो उस केस में रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, ऑडिट कमेटी और यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो यहाँ पे दोनों के सेम ही काम है। कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है दोनों की, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट। पहला तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या देखेगी, कोई भी ऑडिट कमेटी या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कोई भी जो भी प्रोपोज ऑडिटर है, ये सारी बातें आती है प्रोपोज ऑडिटर के रिगार्डिंग, कि जिसको हम अपॉइंट करने जा रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस देखना कि कहीं वो तो नहीं था, कन्विक्टेड तो नहीं था किसी भी मैटर्स में। ठीक है, फॉर द फर्म प्रपोज टू बी कंसीडर, जो इसकी अपॉइंटमेंट कर रहे हैं कि वो उसका एक्सपीरियंस इनफ तो है हमारे कंपनी के साइज और रिक्वायरमेंट्स के रिगार्डिंग। उनको ये भी देखना पड़ेगा कि ऑर्डर या फिर कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग तो नहीं है किसी प्रोफेशनल मैटर के ऊपर प्रपोज ऑडिटर के, यानी चाहे वो आईसीआई के आगे मैटर पड़ा हो या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या फिर किसी कोर्ट के आगे वो मैटर चल रहा हो, कोई ऑर्डर उसके पास रिगार्डिंग पास हुआ हो, या फिर कुछ भी ऐसा कोई प्रोसीडिंग्स पेंडिंग हो, तो ये। अब और एक लास्ट पॉइंट जो होता है कि अगर उनको कोई भी और इन्फॉर्मेशन भी जो जरूरी थी प्रपोज ऑडिटर से, वो मंगवा सकते हैं। अब ये आते हैं स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। देखो, जहाँ पे ऑडिट कमेटी रिक्वायर्ड होती है ना, तो ऑडिट कमेटी क्या रिकमेंड करेगी बोर्ड को कि आप इस बंदे को अपॉइंट कर लीजिएगा। बोर्ड इस चीज को कंसीडर करेगा, हो सकता है वो अग्री कर जाए इसके रिकमेंडेड ऑडिटर के साथ, हो सकता है वो डिसएग्री कर जाए। अग्री कर गया तो उस केस में बस वो मेंबर्स को एजीएम में बता देगा कि हम इस बंदे को अपॉइंट करना चाह रहे हैं और उनका अप्रूवल ले लेगा। जिस केस में वो डिसएग्री कर गया तो वो रेफर बैक करेगा टू ऑडिट कमेटी। अब ऑडिट कमेटी के पास चॉइस आती है, या तो वो उस चीज से अग्री कर जाएं या वो डिसएग्री कर जाएं। ठीक है, जिस केस में वो अग्री कर जाते हैं कि हाँ वो दोबारा से रिकमेंड करके, वो सारा प्रोसेस है। जिस केस में वो कहते हैं कि नहीं, हमने जो अपना बंदा अपॉइंट किया वो सही है, तो उस केस में अब बोर्ड को है कि जहां पे ऑडिट कमेटी नहीं मान रही, तो बोर्ड अपनी तरफ से किसी बंदे को अपॉइंट करते, अब रिकमेंड करके मेंबर्स को वो नाम सजेस्ट कर देगा। ठीक है, अब कंपनी जहां पे रिक्वायर्ड थी, तो उस केस में क्या होगा, ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगी नाम इंडिविजुअल, किसको करेगी, टू द बोर्ड। ठीक है, जहां पे रिक्वायर्ड नहीं थी तो बोर्ड क्या करेगी, कंसीडर खुद से करेगी और रिकमेंड करेगी किसी इंडिविजुअल का नाम मेंबर्स को। एट द एंड मेंबर्स ही अप्रूव करते हैं। तो ये सारा पॉइंट्स आपने पढ़े। अब 4 to 7 पॉइंट्स आप यहाँ से रीड कर लेना। क्या है, अगर बोर्ड अग्री कर जाते हैं उसकी रिकमेंडेशन का, तो वो फर्दर रिकमेंड कर देंगे मेंबर्स को एजीएम में। अगर वो डिसएग्री करते हैं तो वो रेफर बैक करेंगे कि हमें आपका प्रपोज्ड ऑडिटर पसंद नहीं आया, तो और उनको साथ के साथ वो रीजंस भी बताएंगे कि क्यों हम इससे डिसएग्री कर रहे हैं। अगर ऑडिट कमेटी रीजंस वगैरह देखने के बाद उसको लगता है कि ये सही नहीं कर रहे बोर्ड, तो डिसाइड्स नॉट टू रिकंसीडर इट्स ओरिजिनल रिकमेंडेशन, यानी हम अड़िग गए हैं, हम अपनी पोजीशन से, हम अपने स्टेटमेंट से नहीं पीछे हटेंगे, जो हमने रिकमेंड कर दिया वो ही रहेगा, तो उनको बोर्ड शैल रिकॉर्ड रीजंस वगैरह बता देगा विद द कमेटी एंड सेंड इट्स अपनी खुद की यहाँ पे रिकमेंडेशन, यहाँ पे ध्यान रखना, अपनी खुद की रिकमेंडेशन भेजेगा मेंबर्स को। ठीक है, अगर बोर्ड अग्री कर जाता है, एंड इफ द बोर्ड अग्री कर जाता है रिकमेंडेशन के साथ, फिर तो वही जो ऑडिट कमेटी ने रिकमेंड किया था उसी को बता देंगे। ऑडिटर अपॉइंटेड इन द एजीएम, वो होल्ड करेगा ऑफिस टिल द मीटिंग, यानी 6th एजीएम तक, जो हमने पढ़ा था विद इन, जहाँ पे उसके अपॉइंटमेंट कंडक्ट हुई थी। अब आता है ऑडिटर की रेम्यूनरेशन, सेक्शन 142। सेक्शन 142 कहता है कि जो ऑडिटर की रेम्यूनरेशन होती है वो फिक्स होगी या तो जनरल मीटिंग में, या जनरल मीटिंग में कोई भी ऐसा मैनर डिसाइड हो गया है उसके रिगार्डिंग हम ऑडिटर की रेम्यूनरेशन डिसाइड करेंगे। कौन रेम्यूनरेशन फिक्स करेगा, बोर्ड करेगा रेम्यूनरेशन फर्स्ट ऑडिटर की। बोर्ड में फिक्स द रेम्यूनरेशन ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर, क्योंकि उन्होंने उसे अपॉइंट किया था। नेक्स्ट, फर्दर द रेम्यूनरेशन इन एडिशन टू, देखो अब रेम्यूनरेशन का यहाँ पे क्या क्या पार्ट बनेगा। रेम्यूनरेशन इक्वल टू जो भी हम उसे फीस दे रहे हैं, या हम उसे फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसे एक्सपेंसेस कर रहे हैं, वो सब यहाँ पे इंक्लूड होंगे। ठीक है, पेबल इंक्लूड्स द एक्सपेंसेस, जो भी ऑडिटर के कनेक्शन में हमने ऑडिट कंपनी ने की है, या कोई से फैसिलिटीज जैसे कार आपको लेके जाया करेगी, ये सारे इंक्लूड होंगे। लेकिन अगर कुछ उसने और कोई सर्विस से पैसा, उसने फीस अटेन किया, तो वो उस रेम्यूनरेशन का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है,
देयरफॉर इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट द रेम्यूनरेशन इंक्लूड करेगा फैसिलिटी को भी, ठीक है, जो ऑब्वियसली इन काइंड होती है। अब आता है रिमूवल ऑफ ऑडिटर का पॉइंट, ये आता है सेक्शन 141। ये इसको रिमूव कर रहे हैं बिफोर द टर्म ऑफ इट्स एक्सपायरी। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक फ्लो चार्ट बनवा देती हूँ यहाँ पे। सबसे पहले ना बोर्ड आपस में डिसाइड करेगा कि हमने इस बंदे को हटाना है, इस ऑडिटर को हटाना है इसके टर्म से पहले, ठीक है। बोर्ड हटाएगा, ये क्या करेगा, सीजी से अप्रूवल मांगेगा। सीजी के अप्रूवल आने के बाद हमारी कंपनी में एसआर पास होगा। वो कैसे पास होगा हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखने की, जब तक एसआर पास नहीं होता ना, तो ये बिफोर द टर्म एक्सपायर नहीं, इसको हम रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो एसआर पास हुआ क्या होगा, एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को जो जाएगी शैल बी मेड इन द AD22 फॉर्म में जाएगी। इफ इट इज पॉसिबल तो आप इसको याद कर लेना, अदरवाइज इट इज नॉट नेसेसरी। एप्लीकेशन जो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजनी है वो भेजनी है 30 डेज में। जैसे ही हमारा BR पास हुआ उसके 30 डेज में हम उसको CG को भेजेंगे। कंपनी को 60 डेज के अंदर जो है मीटिंग होल्ड करनी पड़ेगी, यानी मीटिंग होल्ड करके उसमें उसको SR पास करवाना पड़ेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि किसी भी बंदे को हम हटा रहे हैं तो उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी। तो ये था हमारा सेक्शन 141। अब सेक्शन 142 आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, वो है रेजिग्नेशन। हमने उसमें उसके पॉइंट्स भी देख लिए कि उसे स्टेटमेंट देनी होती है, साथ साथ उसकी उसमें पेनल्टी देनी होती है। 144 जो है 140 सबसेक्शन 4 वो हम आगे कवर करेंगे। अब यहाँ पे हम कवर करेंगे 140 सबसेक्शन 5। ये आता है, ये नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था, ट्रिब्यूनल। यहाँ पे ट्रिब्यूनल या तो खुद उसे लगे, यहाँ पे हटा कौन रहा है, चेंज कौन कर रहा है ऑडिटर को, ट्रिब्यूनल कौन कर रहा है, तो वो खुद या फिर उसको सीजी ने कहा है या फिर कोई भी और कंसर्न पर्सन ने कहा है। अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है कि ऑडिटर ऑफ द कंपनी वेदर इनडायरेक्टली, अगर उसने कोई फ्रॉडुलेंट काम किया है ऑडिटर ने, या फिर वो किसी के साथ मिल रहा है, कोल्यूड कर रहा है, अबेट में किया है उसने ऑन इन रिलेशन टू द, यानी कंपनीज के रिगार्डिंग या ऑफिसर डायरेक्टर के रिगार्डिंग उसने कुछ फ्रॉड किया है, तो वो कंपनी को डायरेक्शन दे देंगे कि आप इस बंदे को चेंज कर दो, ठीक है। यानी ट्रिब्यूनल के पास ये पावर ग्रांट की गई है। अगर यहाँ पे इस केस में अगर सीजी ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर एप्लीकेशन सीजी ने दी थी और ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हो गया कि हाँ ये बंदा इन्वॉल्व था फ्रॉड में, तो वो उसको कहेगा it shall within 15 days of the receipt of application make an order कि ये ऑडिटर अब नहीं रहेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे किसी और बंदे को, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकते हैं यहाँ पे और बंदे को, पुराने वाला नहीं रहेगा, ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में है। इट मे बी नोटेड दैट एन ऑडिटर, चाहे इंडिविजुअल या फर्म है, जिसके अकॉर्डिंग फाइनल ऑर्डर पास हो गया, फाइनल ऑर्डर बाय ट्रिब्यूनल पास हो चुका है, तो उस केस में वो एलिजिबल नहीं रहेगा फॉर द अपॉइंटमेंट। कितने सालों के लिए, फॉर 5 years, फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द ऑर्डर। ऑडिटर वो अपॉइंट नहीं हो सकता किसी और कंपनी में भी, ठीक है। और साथ के साथ उसको सेक्शन 447 में लाइबिलिटी है, यानी पेनल्टीज उसके ऊपर लगेंगी। देन आता है इट इज बीन क्लियरफाइड, अगर मान लो कोई फर्म थी तो वहां पे तो लाइबिलिटी जो है ना वो हर पार्टनर की होगी और फर्म की होगी। कैसे होगी कि अगर उन्होंने कोई भी फ्रॉड किया है, ठीक है, तो यानी उन सब की पार्टनर होगी, फर्म की भी होगी और एवरी पार्टनर सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे होगी, सारे लाइबल होंगे। अब आता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन ए टाइम, यानी सेक्शन 40 सबसेक्शन 4 इंपॉर्टेंट है। अगेन इसके अंदर भी एक प्रोसीजर है, ठीक है। सेक्शन 140 आपको क्या बताता है कि इस सेक्शन में अगर आपको किसी ऑडिटर को हटाना है, ठीक है, ये हो रहा है कि ऑडिटर को हम अपॉइंट ही करना था या फिर ऑडिटर को रीअपॉइंट, यानी उसका 5 साल का टाइम पीरियड खत्म हो गया, उसके बाद हम या तो उसे अपॉइंट करेंगे या फिर रीअपॉइंट करेंगे। लेकिन यहाँ पे अब कुछ कई बार ऐसा केस आ जाता है, यहाँ पे ना जो भी एक तरीके से एजेंडा पास होगा वो मेंबर्स से होगा। मेंबर्स कहेंगे 2 पॉइंट्स, या तो इस बंदे को अपॉइंट नहीं करेंगे, स्पेसिफिकली मना करेंगे कि हमने इस बंदे को नहीं अपॉइंट करना, या फिर उन्होंने किसी और बंदे के अपॉइंटमेंट का बताया गया। तो इस केस में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो होता है स्पेशल नोटिस होता है, ठीक है। सबसे पहले जैसे एंटिटी, ये कंपनी ने जनरल मीटिंग का नोटिस भेज दिया, तो वहां से शुरुआत होती है। उसमें क्या आता है अब कि स्पेशल नोटिस रिक्वायर्ड फॉर अ रेजोल्यूशन एट एन AGM शैल बी
एज एन ऑडिटर, या तो पर्सनल अदर देन द रिटायरिंग ऑडिटर को हम अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं अदर देन रिटायर, या फिर प्रोवाइडिंग एक्सप्रेसली कि हम रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं करेंगे एक्सेप्ट। अब मान लो यहाँ पे अब कोई कंपनी है जिसके ऊपर रोटेशन के प्रिंसिपल जो प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल है, तो उस केस में तो वैसे ही रिटायरिंग ऑडिटर रीअपॉइंट नहीं होगा, तो उस केस को छोड़ के वैसे लगता है। उस नोटिस के आने के बाद यानी स्पेशल नोटिस रिसीव होने के बाद कंपनी एक कॉपी रिटायरिंग ऑडिटर को भी भेजेगी, भैया अब आपकी छुट्टी है हमारी कंपनी से। देन जहाँ पे वेयर इज अ नोटिस ऑफ सच रेजोल्यूशन, वेयर नोटिस इज गिवन ऑफ सच रेजोल्यूशन, और रिटायरिंग जो ऑडिटर है वो रिप्रेजेंटेशन देता है। रिप्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे पॉइंट्स है कि रिप्रेजेंटेशन उसे राइटिंग में देनी पड़ेगी, वो रिप्रेजेंटेशन सबको सर्कुलेट होगी, जैसे बाकी नोटिस जिन जिन को भी जाता है फैक्ट बताएं। पहले तो हम नोटिस अगर रेजोल्यूशन का जा रहा है मेंबर्स को और उससे पहले अगर ऑडिटर की रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आ गई है तो हम उसमें फैक्ट बता देंगे कि ऑडिटर ने तो अपनी रिप्रेजेंटेशन भी दे दी। उस कॉपी को हम सेंड करेंगे उस हर मेंबर को जिसको ऑब्वियसली मीटिंग का नोटिस जाता था, उनको भी ये मीटिंग का रिप्रेजेंटेशन की कॉपी सेंड होगी। जिस केस में मान लो अगर या तो ऑडिटर ने ही लेट भेजी या फिर कंपनी की डिफॉल्ट की वजह से रिप्रेजेंटेशन सेंड नहीं हो पाई किनको मेंबर्स को, उस केस में रिक्वायर वो रीड होगी हमारी मीटिंग के अंदर, ठीक है, वो जो रिप्रेजेंटेशन ऑडिटर ने बनाई है। अगर रीड होगी और वो मतलब हो सकता है, लेकिन अगर वो कुछ अब्यूजिव काम कर रहा है, अब्यूज कर रहा है अपने राइट को, तो ट्रिब्यूनल को लगता है सेटिस्फाई हो जाते हैं, या तो कंपनी उसे एप्लीकेशन डाल रही है या कोई अग्रीड पार्टनर कि राइट्स जो उसके कॉन्फर किए गए थे वो अब्यूज कर रहा है ऑडिटर, तो कॉपी ना तो सर्कुलेट होगी और ना ही रीड होगी हमारी मीटिंग के अंदर। तो ये पॉइंट था हमारा सेक्शन 140 सबसेक्शन 4। नेक्स्ट आता है सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट्स। कितनी ऑडिट कर सकता है? 20 हमने देखा था। इट हैज बीन मेंशन्ड दैट कि जो ऑडिटर है वो कंपनी की मतलब वो कंपनी से सर्टिफिकेट ऑब्टेन करती है कि सर्टिफिकेट में क्या होता है कि मैं 141 के अंडर डिस्क्वालीफाई नहीं हूं, तो मेनली उसमें सीलिंग लिमिट की बात की गई है कि मेरे पास 20 यानी मैं अभी तक अपनी सीलिंग लिमिट क्रॉस नहीं किया हूं, तो इसलिए आई एम एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड। ठीक है, इफ मेड विल नॉट रिजल्ट इन एन एक्सेस ऑफ होल्डिंग, नहीं होल्ड कर रहा मैं जी पॉइंट के अंडर जो हमने देखा था सीलिंग लिमिट, विच प्रिस्क्राइब दैट कि कोई वो बंदा एलिजिबल नहीं होगा जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है या फिर उन्होंने वही बात है सेम प्रोविजंस यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये 100 करोड़ वाली बात की गई है वो यहाँ पे एक आपको साथ में कंडीशन ऐड की गई है, ये अमेंडेड है, ये एक छोटी अमेंडमेंट आई है प्राइवेट कंपनी को। अब ये आप चीज ना लॉ के अंदर पढ़ोगे, जब भी हम कंपनी लॉ स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट्स को बात करके अपने माइंड में रख के चलते हैं। कंपनी ऑडिट में हम देखेंगे, कंपनी लॉ में हम देखेंगे कि आगे इतनी पूरा सेक्शन है, कुछ कुछ एग्जम्पशंस किसी ना किसी कंपनी को देते रहते हैं, तो पहले से ही ये चीज प्रोवाइडेड है कि वो एग्जम्पशन तभी वैलिड होंगी जब कंपनी ने डिफॉल्ट ना किया हो दो चीजों में, AOC 4 MGT 7 फाइल करने के अंदर। तो ये दोनों चीज वही है, डिफॉल्ट ना किया हो फॉर फाइलिंग इट द स्टेटमेंट 137 और एनुअल रिटर्न इन द सेक्शन 92 विद द रजिस्ट्रार। अगर डिफॉल्ट किया है तो वो प्राइवेट कंपनी चाहे 100 करोड़ से कम है तो वो भी यहाँ पे काउंट हो जाएगी, यानी उसको कोई एग्जम्पशन नहीं है। अगर फर्म ऑफ ऑडिटर्स होती है बीन फर्दर प्रोवाइडेड है तो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ होगी ना वो एवरी पार्टनर को अलॉट होंगी, यानी 4 पार्टनर्स हैं 4 टू 80 यानी 80 उनको अलॉट हो जाएंगी। तो ये एक तरीके से एग्जांपल है, यू कैन रीड दिस एग्जांपल। अब आती हैं काउंसिल जनरल गाइडलाइंस आती हैं, उन्होंने क्या प्रोवाइड किया गया है कि बंदा जो कि प्रैक्टिस में वो डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा जो कि एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखना, एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट अगर उसने स्पेसिफाइड यानी सीलिंग लिमिट से ज्यादा उसने होल्ड करी थी तो वो उसके हम प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में गिल्टी मानेंगे। ठीक है, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ आपको है कि फॉर एवरी पार्टनर होती है, यू हैव क्लियर्ड विद दिस पॉइंट। इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट जहाँ पे एनी पार्टनर, ठीक है, इन प्रोविजंस को आप मेरे पढ़ाने के बाद भी इसकी एक डीप रीडिंग देना। इसमें क्या है, अगर कोई पार्टनर एनी पार्टनर ऑफ द फर्म वो इन प्रैक्टिस भी है इज ऑल्सो अ पार्टनर, ठीक है, वो खुद का काम भी कर रहा है, वो किसी फर्म में पार्टनर भी है, तो क्या होगा, तो जो नंबर ऑफ पार्टनर होंगी ना वो उसकी सारी एग्रीगेट करके देखेंगे हम। उस बंदे को ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस में अलग 20 पार्टनरशिप में अलग 20, नहीं, उस बंदे के नाम से 20 ही अलॉट होंगी।
फर्दर यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया गया, अगर मान लो फर्म है हमारे पास, ठीक है, जो एक्सेप्ट कर रही है 1 और more असाइनमेंट्स इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी या फिर प्रोप्राइटरी फर्म के नाम पे, तो जो भी हम टोटल एग्रीगेट देखेंगे ना, जितने पार्टनर्स को टोटल अलॉट होने सकती थी उतनी ही एग्रीगेट हमें अलॉट होंगी हमारी फर्म को भी, ठीक है। अब स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ऑडिट असाइनमेंट्स कंप्यूट करने के लिए क्या क्या चीजें हमें इग्नोर करनी है, क्या क्या चीजें हमें इंक्लूड करनी है, क्या है, नंबर ऑफ असाइनमेंट विच ही और एनी पार्टनर जो एक्सेप्ट किए हैं उसने, चाहे सिंगली किए हैं चाहे कॉम्बिनेशन, वो बात है ना कि हमने उन सबको टेकन इनटू अकाउंट, यानी एग्रीगेट करके देखना है ना हमें एवरी पार्टनर के अकॉर्डिंग। नंबर ऑफ पार्टनर जितने हैं ऑन द ऑफ अ फर्म ऑन द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, उनको ही लेंगे। अगर नंबर ऑफ पार्टनर्स 10 थे जब हमने अपॉइंट किया तो 10 उसके अकॉर्डिंग ही देखे जाएंगे, अगर बाद में हमारे बढ़ गए तो वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे, ठीक है। चार्टेड अकाउंटेंट इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर को हम मानते ही नहीं है, क्योंकि इसको सीलिंग लिमिट ही नहीं अलॉट होती, ये पहले ही कहीं और एम्प्लॉयड है तो इसको कोई भी ऐसे 20 कंपनी वाली अलॉटमेंट नहीं की जाएगी। देन चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस एज वेल एज वो फर्म में भी है, शैल उसको एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। ऑब्वियसली एक रिकॉर्ड होगा तभी हमें पता चलेगा कि हमारी लिमिट क्रॉस नहीं हो गई है, जो उसने एक्सेप्ट की, चाहे खुद की या फर्म के नाम से की या फिर पार्टनर ने किसी और पार्टनर ने की, तो सभी वो एक तरीके का वो एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे टैक्स लिमिट की बात की गई है, टैक्स आप टैक्स ऑडिट जो है वो 60 एक्सेप्ट कर सकते हो, आईसीआई ने नोटिफाई किया है, इससे ज्यादा अगर आप करोगे तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के में आप गिल्टी पाए जाओगे। तो पावर्स, सबसे पहला ये जो सेक्शन है 143(1) है, ठीक है। इसमें मेनली क्या बात की गई है, राइट टू असेस बुक्स का इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन, कुछ भी वो मांग सकते हैं, कोई भी बुक्स जो भी उनके रजिस्टर्ड ऑफिस पे पड़ी है या कुछ अदर फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक मोड में पड़ी है या कोई भी ऐसी अदर प्लेस पे पड़ी है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव की हुई है, जो भी यहाँ पे उनके अकॉर्डिंग बात की गई है, ठीक है। राइट टू असेस द बुक्स जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस पे केप्ट हैं, ठीक है, अगर उन्होंने कहीं और जगह डिसाइड की है तो वहां पे भी। बुक्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट और वाउचर, सभी के पास सभी चीजों का ऑडिटर को एक्सेस होना चाहिए, सारी बुक्स जो कि बेयरिंग होती हैं, जो अकाउंट के साथ यूजुअली फाइनेंशियल बुक्स वगैरह होती हैं, इन्वेंटरी बुक्स, कॉस्टिंग, सब कुछ। राइट ऑफ एक्सेस इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू बुक्स, ये हमें कुछ भी ऐसा वाउचर, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड सभी के रिगार्डिंग में हमें प्रोवाइडेड होनी चाहिए, ठीक है। राइट ऑफ एक्सेस इज नॉट लिमिटेड टू दोज बुक्स एंड मेंटेन्स एट रजिस्टर्ड ऑफिस, लेकिन उनको भी एक्सटेंड हो जाता है जो ब्रांच के रिकॉर्ड्स हैं, अगर ऑडिटर को लगता है वहां पे हमें रिक्वायर्ड है तो हम ये 143(8) में पढ़ेंगे। ऑडिटर वहां पे विजिट भी कर सकता है व्हेनेवर ही फील्स इट नेसेसरी। ऑडिटर ऑफ अ कंपनी जो कि होल्डिंग कंपनी का है, उसको राइट टू असेस होगा अपनी सब्सिडरीज का, एसोसिएट का, सभी की बुक्स का, ठीक है। देन आता है राइट टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, ये कॉपरेट करेंगे हमारे ऑफिसर्स वगैरह, उन सबकी ड्यूटी बनती है कि वो कॉपरेट करें, हमारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें हमारे ऑडिटर को, ठीक है। ऑब्टेन फ्रॉम द ऑफिसर से हम लेते हैं इन्फॉर्मेशन वगैरह जो भी उनको लगती है हमारे ऑडिट परफॉर्म करने में हमें रिक्वायर्ड है। अगर इन द एब्सेंस ऑफ सच पावर, भैया हमें ना इन्फॉर्मेशन दे रहा है कोई, ना एक्सप्लेनेशन दे रहा है, ऑडिटर वुड नॉट बी एबल टू ऑब्टेन द डिटेल्स, और उसके पास सिर्फ ओनली एक ही रेमेडी मिल जाती है, मेंबर्स को रिपोर्ट कर दो, आई एम अनेबल टू परफॉर्म माई ऑडिट, ठीक है। अब आता है ये सेक्शन अलग है, ये है 143, दिस इज सेक्शन 146, राइट टू रिसीव नोटिस टू अटेंड जर्नल मीटिंग। यहाँ पे हम राइट भी देखेंगे और साथ साथ हम देखेंगे उसकी ड्यूटी क्या है, दोनों चीजें यहाँ पे बात करें। राइट तो उसका दो टाइप के यहाँ पे राइट्स है। पहला राइट तो ये है कि उसे जो भी जैसे बाकी मेंबर्स को, लोगों को नोटिस जाता है हमारी जर्नल मीटिंग्स का या जो भी मीटिंग्स हो रही हैं उसका, तो इररिस्पेक्टिव कि वहां पे कोई ऐसा बात हो रही है कि सिर्फ फाइनेंशियल मैटर्स को या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसीडर किया गया है, तो उस मीटिंग में नहीं, बल्कि सारी मीटिंग, जर्नल मीटिंग ऑफ द कंपनी में उसे बुलाया जाएगा, उसका नोटिस दिया जाएगा, उसका ये राइट है। दूसरा राइट क्या है कि उसको राइट ऑफ बीइंग हर्ड भी दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज बताइए, इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू दोज अकाउंट जो कि ऑडिट जो कि सिर्फ ऑडिटिंग के या अकाउंट्स ऑडिटिंग के रिगार्डिंग रिलेटेड है। ये बात आपको ये रिस्ट्रिक्शन एक जगह में है, आप ऑडिट कमेटी के एक चैप्टर है वहां पे किसी एक कंपनी, एक कमेटी की, किसी की एक की मीटिंग होती है जहाँ पे ये पावर रिस्ट्रिक्ट की गई है। तो प्लीज आप ये चीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि कौन सी ऐसी कमेटी है जहाँ पे उसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है
कि वो उन अपनी पावर्स को, उसको ये पावर नहीं दी गई है राइट टू अटेंड द मीटिंग या फिर वोट का, जहां पे कोई मैटर ऐसा डिस्कस नहीं होने वाला फाइनेंशियल्स का, ठीक है। उसे मीटिंग का पार्ट दिया जाएगा, सब कुछ एंटाइटल टू रिसीव जो भी बाकी मेंबर्स को दिया जाता है, कोई अदर कम्युनिकेशन या नोटिस वगैरह, ठीक है। अब सेक्शन 146 क्या कहता है, अदर कम्युनिकेशन नोटिस सब कुछ उसे दिए जाएंगे, ठीक है। और उसे अब यहाँ पे उसकी ड्यूटी क्या बनती है कि उसे मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। ऑडिटर शेल मैंडेटरी है, अब अटेंड करेगा, अदरवाइज एग्जाम्प्ट अगर वो है उस केस को छोड़ के या तो वो खुद या अपना कोई ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव भी क्वालिफाइड सीए होना चाहिए, हु शैल बी क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर, या तो वो खुद या अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजेगा, एनी जनरल मीटिंग को अटेंड करना चाहिए और उसके पास राइट टू बीइंग हर्ड होगा, ठीक है। कोई भी अगर वो मीटिंग में कुछ भी कंसर्न के रिगार्डिंग बात करना चाह रहा है, जहां पे उसे एज अ ऑडिटर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे रखेगा, ठीक है। 10 इट इज द राइट ऑफ ऑडिटर टू रिसीव द नोटिसेज एंड अदर कम्युनिकेशंस, और उसका ड्यूटी क्या बनती है यहाँ पे, अनलेस एग्जाम्प्टेड वो खुद या फिर अपना ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भेज के हमारी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी को अटेंड करे, ठीक है। अब राइट टू रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, ये है सेक्शन 143 2 का पार्ट है ये, ठीक है। मेंबर्स को वो क्या रिपोर्ट करेगा कि उसके रिगार्डिंग की ऑन हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिपोर्ट करेगा, वो जो भी कंपनी में ले डाउन है, जो जनरल में, यानी उसे एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बैलेंस शीट वगैरह सबके ऊपर अपना व्यू देना पड़ता है, और अब जो मेंबर्स को रिपोर्ट करना पड़ता है उसे यहाँ पे ये, ठीक है। उसने सारा कुछ मतलब कंसीडर करने के बाद प्रोविजंस ऑफ दैट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह लगाए हैं या नहीं, उसके बेस्ट ऑफ हिज इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज, उसके की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं, ठीक है। तो ये किसको रिपोर्टिंग कर रहा है यहाँ पे, मेंबर्स को। देन राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ लीन वैसे हमारे कुछ ऐसे सेक्शन का पार्ट नहीं है, अलग से यहाँ पे बताया गया है। राइट ऑफ लीन क्या होता है, मेन आप इस सेक्शन, इस पॉइंट में ये 4 पॉइंट्स को कंसीडर करना कि क्या होता है। राइट ऑफ लीन में वो होता है कि ऑडिटर ना, जब उसे जिस बुक्स के ऊपर उसने काम किया, ठीक है, उन्हीं के अकाउंट फॉर उसे उस पे पैसा ना आया हो, तो उस केस में वो बुक्स को अपने पास रिटेन कर लेता है, राइट ऑफ लीन की पावर है। लेकिन इस बात को आप यहाँ पे याद रखना कि एथिक्स के अंदर ऐसी कोई पावर दी नहीं गई है, तो ऑब्वियसली ऑडिटर के लिए एथिक्स जो उसके ऊपर मेन सेक्शन लगता है, सीए चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट, तो वो ही ओवररूल करेगा, ठीक है। अगर ऐसा हो सकता है कि लॉफुल कस्टडी में आई हो उसके पास, और उसने अब ऑन द प्रीमाइस वो एक्सरसाइज करेगा लीन ऑफ द बुक्स, जो उसकी पोजीशन में बाय द क्लाइंट आई हो, जिसके ऊपर फीस नहीं आ रही हो, और फीस किस काम के ऊपर नहीं आ रही हो, जिसपे उसने काम परफॉर्म किया है, तो उसमें क्या इन्होंने क्या प्रोवाइड किया है, डॉक्यूमेंट्स आपके पास, डॉक्यूमेंट जो है वो उसी क्लाइंट के होने चाहिए जिसके पास से आपका पैसा नहीं आया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी सब्सिडरी का काम कर रहे हैं लेकिन उसकी होल्डिंग कंपनी का पैसा नहीं आया तो चलो सब्सिडरी की बुक्स रख लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। देन डॉक्यूमेंट्स उसके पास लीगल अथॉरिटी के तरीके से आई हो, लीगली आई हो, यानी क्लाइंट ने खुद दिए हो, इरेगुलर या इलीगल मीन से ना आई हो, और जो उसने रिटेन किए हैं डॉक्यूमेंट्स ओनली इफ अगर उसने उन्हीं डॉक्यूमेंट्स पे काम किया है तो ही कर सकता है, और सच डॉक्यूमेंट्स कैन बी रिटेन्ड विच आर इन कनेक्शन विद द वर्क, जिसके ऊपर फीस नहीं आई वो, ठीक है। अब सेक्शन 128 क्या कहता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही रखनी चाहिए, लेकिन हो सकता है इम्प्रैक्टिव, अब देखो हमने देखा राइट ऑफ लीन तो वो लगा रहा है, बट ये तो और हमने साथ साथ ये भी देख लिया कि बुक्स तो रजिस्टर्ड ऑफिस पे होती हैं, तो ऐसा क्या सिनेरियो होगा, वैसे तो ये इम्प्रैक्टिकेबल है कि हमारी पोजेशन ऑफ द बुक्स ऑडिटर के पास आए, लेकिन कुछ ऐसा फैसिलिटी होती है, रीजनेबल फैसिलिटी ऑडिटर को दी जाती है कि आप इंस्पेक्ट करिए बुक्स ऑफ अकाउंट, जो डायरेक्टर से ऑथोराइज आपको देंगे, तो इंस्पेक्शन वगैरह के केस में हमें ये बुक्स हमारे पास आ जाती हैं, तो हम वहां पे राइट ऑफ लीन लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे राइट ऑफ लीन वर्किंग पेपर्स के रिगार्डिंग काम नहीं करता। वर्किंग पेपर जैसे हमने जो सेक्शन ऐसे 230 में पढ़ा कि वर्किंग पेपर्स आर दी प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर, तो वो चाहे तो वो अपने क्लाइंट को या किसी अदर पर्सन को अपनी मर्जी से उसको दे सकता है वर्किंग अपनी डिस्क्रिप्शन से, बट दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर ओनली। अब आता है प्रॉवर्स राइट ऑफ सी एंड एजी, ये आते हैं सेक्शन 143, 5, 6 एंड 7, ठीक है। इसमें मेनली क्या बात कही गई है, 143(5) में तो ये बात की गई कि ऑडिटर ये गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर लगता है सिर्फ, ये तीनों सेक्शन दीज आर फॉर दी गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी में ही सी एंड एजी का
रोल होता है, ठीक है। सी एंड एजी, जहाँ पे सी एंड एजी ऑडिटर को अपॉइंट करता है, सिर्फ उसी केस में जैसे 5 में या फिर 7 में, तो उन ऑडिटर को वो डायरेक्शन प्रोवाइड करना कि आपको ऑडिट कैसे परफॉर्म करनी है, ठीक है। तो ऑडिटर उसके बाद अपनी जो भी उसने ऑडिट रिपोर्ट है उसकी कॉपी सबमिट करेगा अलोंग विद द अदर थिंग, जिसमें डायरेक्शंस जो उसे सी एंड एजी ने प्रोवाइड की थी, ऑडिट करने के बाद उसे सी एंड एजी को सबमिट कर देगा, और क्या उसने एक्शंस परफॉर्म किए और उनका क्या इंपैक्ट पड़ा वो सब कुछ उसे सी एंड एजी को देना। सी एंड एजी उसे डायरेक्शंस देगा, ऑडिटर उसको ऑडिट करने के बाद ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करेगा, उसने जो डायरेक्शंस दी थी या उसने जो भी एक्शंस लिए वो सब में सबमिट करेगा। अब आता है सेक्शन 143(6), ये होता है सप्लीमेंट्री ऑडिट। अब किसी ऑडिटर को सी एंड एजी को लगता है कि यार ऑडिट सही नहीं हुई या उसे सप्लीमेंट करवानी, कुछ नया पॉइंट या कुछ ऐड दोबारा से चेक करवाना, तो विद इन 60 डेज उसे ये काम करना पड़ेगा। 60 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर को ये सी एंड एजी को ये काम करना पड़ेगा। सेक्शन 143 सबसेक्शन 6, सप्लीमेंट्री ऑडिट करवाना पड़ेगा उसे। या तो वो क्या करेगा कि बाय सच पर्सन, या तो उसी पर्सन जो सीए था या किसी और पर्सन को ऑथोराइज कर सकता है फॉर द पर्पसेस कोई रिक्वायर इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन फर्निश करवाने के लिए, ठीक है, ठीक है। ये तो हो गया सप्लीमेंट्री ऑडिट परफॉर्म करना, ये हो गया सप्लीमेंट करना उसी ऑडिट रिपोर्ट को, उसी में ही कुछ पॉइंट्स ऐड करवाना, अपना कमेंट्स ऐड करना, जो भी अपने एनी कमेंट जो सी एंड एजी देगा, ऑडिट रिपोर्ट शेल बी सेंट बाय द कंपनी टू उन सभी पर्सन जिनको हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, मेनली मेंबर्स जो, या फिर हमारी बैंकिंग अथॉरिटीज हो सकती है, तो ये दैट इज एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी, एवरी ट्रस्टी ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स के जो ट्रस्टीज होते हैं उन सबको इशू करता है, तो एंड टू ऑल अदर पर्सन जो कि अदर देन मेंबर ट्रस्टी, यानी जैसे बैंकिंग वगैरह हो सकती है, तो उनको वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के देने के साथ साथ ये जो सप्लीमेंट्स है, जो कमेंट्स ऐड किए हैं सी एंड एजी में, वो भी उनको सब यानी सर्कुलेट करने पड़ेंगे एट द सेम टाइम एंड इन द सेम मैनर, जैसे एजीएम में ऑल्सो भी, जैसे एजीएम में बाकी चीजें प्लेस होती है तो वैसे ही यहाँ पे एजीएम में भी उसको प्लेस किया जाएगा। देन आता है टेस्ट ऑडिट। अब कई बार ऐसा होता है कि 60 दिन तो निकल गए, ठीक है, 60 दिन में हम कुछ एकदम से ऐसा इमरजेंसी आ गई कि हम ऑडिट जो सी एंड एजी को मान लो कुछ मीडिया में कंपनी के खिलाफ गलत हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, तो ऑडिटर को टेस्ट ऑडिट यानी कुछ अर्जेंट ऑडिट करवाने, वो पूरा साल वेट नहीं कर सकता, तो उसे इमरजेंसी में कंफर्म ये कुछ ऐसा ऑडिट करवानी पड़ती है, उसे बोलते हैं टेस्ट ऑडिट। प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑडिट सी एंड एजी क्या करेगा इन केस ऑफ कंपनी कवर्ड अंडर, जो भी वही गवर्नमेंट कंपनीज के, और उसे लगता है बाय ऑर्डर वो कर सकता है, कोर्स कर सकता है टेस्ट ऑडिट, जो कि सेक्शन 190, दिस इज नॉट टू बी डन दिस सेक्शन, तो वो करवा सकता है टेस्ट ऑडिट। यहाँ पे कोई 60 डेज वाली प्रोविजन नहीं है। नाउ कम्स द ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर की क्या क्या ड्यूटीज हैं? जो फर्स्ट पॉइंट है इंक्वायरी करने का, ये पार्ट है हमारा सेक्शन 143(1) का ही पार्ट, समझ लीजिए सही। क्या क्या ऑडिटर की क्या क्या ड्यूटीज बनती हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे इंक्वायरी करना। इंक्वायरी करने के लिए यहाँ पे आपको जो मेमोरी टेक्निक है वो है LLP की कैश एंड शेयर ट्रांजैक्शंस, ठीक है, LLP की कैश एंड शेयर ट्रांजैक्शंस, यहां पे आपका मेमोरी टेक्निक रहेगा। ये LL से हमारे पास दोनों पॉइंट्स लोन्स एंड एडवांसेस के ऊपर हैं, A पॉइंट एंड D पॉइंट। P से हमारा है पर्सनल एक्सपेंसेस का, एंड कैश से हमारा लास्ट पॉइंट है F पॉइंट, हमारा C पॉइंट है शेयर्स के रिगार्डिंग, एंड B पॉइंट है ट्रांजैक्शंस के रिगार्डिंग। पहला लोन्स एंड एडवांसेस, जो भी कंपनी बना रही है, जिसकी जैसे सिक्योरिटीज वगैरह उसने प्रॉपरली सिक्योर होना चाहिए, यानी प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी नहीं होना चाहिए। देन ट्रांजैक्शन जो भी हम कंपनी कर रही है, मेयरली बाय द बुक एंट्रीज नहीं होना चाहिए, जो कि ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं होती, सिर्फ बुक एंट्रियां जो करते हैं वो नहीं होनी चाहिए। देन शेयर जो है, अब यहाँ पे क्या आता है कि इन्वेस्टमेंट कंपनी, बैंकिंग कंपनी को छोड़ के, अदर देन उन कंपनीज को छोड़ के, वेदर कहीं कंपनी के पास असेट्स, जो कंपनी के जो असेट्स हैं वो सो मच इतनी ज्यादा, वो कहीं शेयर्स ही ना हो, क्योंकि ना वो इन्वेस्टमेंट कंपनी है ना वो बैंकिंग कंपनी है, तो इतने शेयर्स का वो क्या करेगी? कंसिस्ट ऑफ शेयर्स, डिबेंचर या सिक्योरिटीज जो कि सोल्ड हुए हैं, और वो सोल्ड हुए एट अ प्राइस लेस देन द कॉस्ट प्राइस, यानी सेल प्राइस इज टू मच लेस देन द कॉस्ट प्राइस,
कहीं कंपनी के पास उसकी एसेट्स में कुछ ऐसे शेयर्स ना हो। लोन्स एंड एडवांसेस जो कि है उन्होंने एज अ डिपॉजिट तो नहीं शो कर रखे। पर्सनल एक्सपेंसेस को कहीं रेवेन्यू अकाउंट में तो नहीं चार्ज किया गया, यानी पर्सनल एक्सपेंसेस डायरेक्टर्स घूमने गए तो अपनी फैमिली टूर निकाला तो उसको कंपनी के खर्चे में डाल दिया, ये नहीं होना चाहिए। या फिर ऐसा बुक्स या फिर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी, जैसे कुछ भी हम मिनट्स वगैरह कुछ पढ़ेंगे, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे जहाँ पे कोई भी शेयर्स अलॉट किए गए थे कैश में अलॉट हुए लेकिन कैश रिसीव नहीं हुआ, वेदर द कैश एक्चुअली रिसीव हुआ या नहीं। अगर जिस केस में कैश रिसीव नहीं हुआ तो क्या उसे प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाया गया या नहीं, ठीक है, करेक्ट, और वो क्या रेगुलर और मिसलीडिंग ना हो कि कहीं कैश आ गया या नहीं, मतलब मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश हमारे यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और जो ये इंक्वायरी का टॉपिक है, यहाँ पे आपको ये चीज बतानी है, अगर यहाँ पे आपको कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं तभी ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट बनेंगे, अदरवाइज नहीं। कुछ भी एडवर्स मिलता है, ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑन द मैटर्स अनलेस ही हैज एनी स्पेशल कमेंट्स आइटम्स के रिगार्डिंग, यानी ही हैज, और कोई भी उसकी फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलती जो उसने इंक्वायर कर लिया इन मैटर्स को। अगर यानी मतलब ये इस चीज का क्रक्स है कि ऑडिटर तभी रिपोर्ट का पार्ट बनाएगा, तभी रिपोर्ट करेगा इन मैटर्स को जब यहाँ पे कुछ भी एडवर्स पॉइंट रिकॉर्डेड है। तो ड्यूटी टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट हम सेक्शन 145 है उसमें देखते हैं कौन साइन करेगा। जो पर्सन अपॉइंट हुआ था एज एन ऑडिटर वो ही साइन करेगा, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, कोई और सर्टिफिकेट्स को, ऑडिट रिपोर्ट को वो ही साइन करेगा, ठीक है, जो 141 की एलिजिबिलिटी में हमने देखा था। अपनी क्वालिफिकेशंस, ऑब्जर्वेशन, कमेंट्स को ऐड करेगा। क्यों ऐड करेगा? ताकि उसकी रिपोर्ट और ज्यादा जस्टिफाइड लगे, ठीक है, और उसकी रिपोर्ट जो है वो जो उसने एडवर्स मार्क वगैरह की वो भी रीड होगी जनरल मीटिंग में अंदर, और वो अगर कोई उसको आके इंस्पेक्ट करना चाहता है जैसे बाकी रिपोर्ट्स को करता है तो इंस्पेक्ट कर सकता है हर मेंबर ऑफ द कंपनी, यानी आफ्टर द एजीएम में भी वो प्लेस होती हैं। देन अब ऑडिटर की क्या ड्यूटी होती है कि वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लाई करें। सेक्शन 143(9) कहता है जो भी उसके ऊपर स्टैंडर्ड्स लगते हैं उनके साथ उसे कंप्लाई करना पड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट खुद कर रही है या वो रिकमेंड कर रहा है उसने आईसीआई ने, या फिर उन्होंने कंसल्ट किया है नफ्रा के साथ, वो एनएफआरए के साथ, तो उनके साथ उसको कंसल्ट करने के बाद जो भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसके साथ उसे कंप्लाई करने पड़ेंगे। अभी तक कोई ऐसे स्पेसिफिक इशू नहीं हुए हैं तो हम मानेंगे कि जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है उसे ही डीम टू बी द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स माना जाएगा, ठीक है, जो ऐसे हम कवर करते हैं। ड्यूटी टू ऑडिट रिपोर्ट क्या है? इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेक्शन 143 सबसेक्शन 3। अब ऑडिटर को क्या होगा कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है, और मैं आपको ये चीज बता दूं, इनके ऊपर रिपोर्टिंग, अदर मैटर्स हैं ये, इनके ऊपर रिपोर्टिंग हर बार ही जाएगी हमारी ऑडिट रिपोर्ट में, जो भी मेंबर्स को हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं। तो पहले जो 3 पॉइंट है वो है एबीबी, वो देखेगा कि सारी इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ आ गई है या नहीं। देन वो देखेगा प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए गए या नहीं, प्रॉपर रिटर्न है या नहीं, रजिस्टर्ड ऑफिस पे मेंटेन किए गए या नहीं। देन वो देखेगा ब्रांच ऑफिस से हमारे पास रिपोर्ट, रिटर्न्स आ गई है या नहीं, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा आपको एक स्टोरी फॉर्म में याद करना होगा। पहले 3 पॉइंट में हमने सारा सामान इकट्ठा कर लिया, अपना, ब्रांच ऑफिसेस का, बुक्स ऑफ अकाउंट, इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन, सब कुछ इकट्ठा कर लिया। उसके बेस पे डी पॉइंट ने बना दी बैलेंस शीट और P&L। हम देखेंगे कि कंपनी ने जो बैलेंस शीट P&L है वो विद अग्रीमेंट टू बुक्स ऑफ द अकाउंट्स और रिटर्न्स है या नहीं, ठीक है। एबीबी में सारा सामान इकट्ठा किया, उसके बेस पे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस बन गया है नहीं, यानी विद अग्रीमेंट। देन ई पॉइंट में हम देखेंगे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो चलो बन गई, क्या वो कंप्लाई कर रही है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ या नहीं, ठीक है। ई पॉइंट तक हमारे यहाँ पे एक स्टोरी कंप्लीट होती है। देन अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि अगर ऑब्जर्वेशन या कमेंट ऑफ द ऑडिटर उसको ऐड करने पड़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, जहां पे उसे लगता है कि कोई एडवर्स काम है, यानी कुछ भी कंपनी में कुछ गलत हो रहा है, तो वहां पे उसे अपने कमेंट्स वगैरह ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। जी पॉइंट आता है डायरेक्टर, कहीं कोई डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड तो नहीं अंडर सेक्शन 164(2). 164(2) में क्या होता है कि वो उन्होंने कोई ना कोई डिफॉल्ट किया है, यानी एनुअल रिपोर्ट में या फिर जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करने में, ये हम लॉ के अंदर बेसिकली कवर करते हैं ये पॉइंट। और दूसरा क्या है कि उन्होंने डिविडेंड देने में या रिडम्पशन करने में कोई डिफॉल्ट किया है, तो वो यहाँ पे डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड तो नहीं है, तो उसके ऊपर रिपोर्टिंग जाएगी। कोई भी क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन, एडवर्स मार्क रिलेटिंग टू मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के ऊपर उसे लगा था, हो सकता है कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ये पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वालिफिकेशंस है।
आई पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आई स्टैंड्स फॉर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, ये हर कंपनी में होना रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके ऊपर एक स्टेटमेंट जाएगी उसके ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के ऊपर। ये क्लोज अप्लाई किसके ऊपर नहीं होएगा? ओपीसी स्मॉल कंपनी, वही 2 पॉइंट ये हो गए, ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी। नेक्स्ट प्राइवेट कंपनी, ठीक है, ओपीसी पे भी नहीं होएगा स्मॉल कंपनी, और प्राइवेट कंपनी जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ रुपीज से ज्यादा नहीं है, एंड यहाँ पे ये चीज का आप ध्यान रखना, यहाँ पे एंड है, जिसकी फाइनेंस 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है, एंड एग्रीगेट जो बोरोइंग्स हैं उसकी किसी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो 25 करोड़ से ज्यादा नहीं है, यानी टर्नओवर 50 करोड़ एंड बोरोइंग्स यहाँ पे हैं हमारी 25 करोड़। जे पॉइंट यहाँ पे आता है कुछ भी अदर मैटर्स। अदर मैटर्स में हम देखेंगे पीपीटी। पी स्टैंड फॉर कोई पेंडिंग लिटिगेशंस के ऊपर रिपोर्ट करना, या फिर कुछ भी ऐसा कि प्रोविजंस वगैरह बनाए हैं या नहीं इन्होंने, जैसे कोई भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह करते हैं, या फिर ट्रांसफरिंग अमाउंट में कोई दिक्कत तो नहीं कर दी, जो हमने पैसा इन्वेस्टर एजुकेशन फंड जो डिविडेंड के केस में कोई डिविडेंड लेने नहीं आता तो उस केस में होता है, तो उसके रिगार्डिंग ये पॉइंट है, तो पीपीटी। तो ये पॉइंट थे 143.3 में। ये पॉइंट उस ऑडिटर को हर केस में हर बार अपनी रिपोर्ट का पार्ट बनाना ही होगा, चाहे इसमें एडवर्स मार्किंग है या नहीं, ठीक है। देन ऑडिटर ऑफ द कंपनी in his report under 143 स्टेटमेंट बनाएगा as to whether the remuneration paid by the company उसने डायरेक्टर को, ये अमेंडेड है, अमेंडमेंट आई है, ये आप इसको केयरफुली रीड करना। 143 में जब ऑडिट, जो ये 143 सेक्शन है इसमें सारा रिपोर्टिंग के ऊपर है, उसमें वो एक स्टेटमेंट ऐड करेगा किसके ऊपर? रेमुनरेशन जो डायरेक्टर्स को पे की गई है, कि क्या वो प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन के अकॉर्डिंग थी या नहीं, जो कि मतलब बाकी डायरेक्टर्स को होनी चाहिए, कहीं वो एक्सेस में तो नहीं पे कर दी, वो सारी चीजों की वो डिटेल बताएगा, ठीक है। और एडवाइजरी आईसीए ने इस पे इशू की गई है कि रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर द ऑडिटर्स ऑफ पब्लिक कंपनी नीड टू बी कवर्ड फॉर द ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। जो पब्लिक कंपनी के ऊपर उन्होंने एक पैराग्राफ ऐड करना पड़ता है, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंगली ऑडिटर ऑफ द पब्लिक कंपनीज आर एडवाइज टू कंप्लाई विद द अफोरसाइड रिक्वायरमेंट्स, तो उनको ये अपनी ऑडिट रिपोर्ट में पैराग्राफ ऐड करना पड़ता है। ड्यूटी टू रिपोर्ट फ्रॉड्स, इसमें आप याद रखना कि 1 करोड़ या उससे ज्यादा के फ्रॉड ही सीजी को हम रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्या मैनर आएगा यहाँ पे रिपोर्टिंग का? सबसे पहले तो कोई फ्रॉड मिला ऑडिटर को, उसके 2 दिन के अंदर अंदर ही उसे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर ऑडिट कमेटी अगर है तो उसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ये लोग 45 डेज में आपको रिप्लाई देंगे, ठीक है। ये रिप्लाई हम सीजी को फॉरवर्ड कर देंगे। इन केस यहां से नो रिप्लाई आया, कोई रिप्लाई नहीं आता, तो भी हम उस केस में सीजी को इन्फॉर्म कर देंगे। सीजी को हम कितने दिन में इन्फॉर्म करेंगे? 15 डेज। 15 डेज में हमने सीजी को इन्फॉर्म करना होता है, ठीक है। ऑडिटर क्या रिपोर्ट करेगा? 2 डेज के अंदर अंदर कि मुझे ये फ्रॉड मिला है, ठीक है, जो कि रिप्लाई सीक करेगा उनका 45 डेज में। ऑन रिसीट ऑफ रिप्लाई या ऑब्जर्वेशन ऑडिटर फॉरवर्ड कर देगा अपनी रिपोर्ट भी, उनका रिप्लाई भी, अलॉन्ग विद जो भी उन्होंने कमेंट्स किए, किसको कर देगा? सीजी को 15 दिन के अंदर। इन केस ऑडिटर फेल्स टू गेट एनी रिप्लाई या ऑब्जर्वेशन, तो 45 डेज में, तो ऑडिटर अपने रिपोर्ट के साथ साथ और एक नोट भेजेगा कि मैंने तो इनको फॉरवर्ड की थी, इन्होंने मुझे दिया ही नहीं रिप्लाई, तो वो भी उनको बता देगा। कैसे जाना चाहिए ये? ठीक है, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री इस नाम से जाएगा, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सील्ड कवर होना चाहिए, जो ये रजिस्टर्ड पोस्ट होती है या फिर स्पीड पोस्ट से जाना चाहिए, और यहाँ पे ईमेल कंपलसरी है, ईमेल कंपलसरी है। रिपोर्ट जो होना चाहिए ऑडिटर के लेटर हेड पे होना चाहिए, उसका ईमेल कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ होना चाहिए, उसका मेंबरशिप नंबर भी वहां पे होना चाहिए, साइन होनी चाहिए ऑडिटर के उसके ऊपर। रिपोर्ट शैल इस फॉर्म में एडीटी 4 में जाएगी। एडीटी 2 का था अगर हमने रिपोवल करना है ऑडिटर को, हमने अपनी उसके बिफोर हिज एक्सपायरी उसके रिमूवल करना है। तो अब यहाँ पे आता है कि रिपोर्ट टू ऑडिट कमेटी, जहां पे अदर देन द केसेस जो हमने उनको रिपोर्ट किया उस केस में जहां पे 1 करोड़ या उससे कम का है, लेस देन 1 करोड़ है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे भी हम 2 दिन के अंदर अंदर ही उन्हें रिपोर्ट इन्फॉर्म कर देंगे अपना ऑडिटर को, जो भी फ्रॉड मिला कुछ भी, तो उसको वो इन्फॉर्म कर देगा, किसको? ऑडिट कमेटी या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। इसमें वो क्या क्या चीजें इंक्लूड करेगा? नेचर ऑफ फ्रॉड क्या है, अप्रोक्सीमेट अमाउंट क्या है, पार्टन, यानी क्या है बेसिकली, क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या फ्रॉड है, कितने पैसों का, कितने का, और किसने किया,
किसने किया, ये तीनों चीजें हो जाएंगी। अब डिस्क्लोजर इन बोर्ड रिपोर्ट, क्या पॉइंट बोर्ड रिपोर्ट में भी ये पॉइंट्स जाएंगे, ठीक है। जो भी पॉइंट, जो भी फ्रॉड, जो ये बोर्ड रिपोर्ट में सिर्फ वही फ्रॉड जाएंगे, वही रिपोर्टिंग जाएगी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्टेड नहीं थी। सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन सी रिपोर्टेड नहीं थी, जो कि लेस देन 1 करोड़ थी, ठीक है। डिस्क्लोज करेंगे डिटेल, वही 3 पॉइंट्स तो सेम है। नेचर ऑफ द फ्रॉड, अमाउंट कितनी थी, अप्रोक्सीमेट पार्टीज कौन कौन इन्वॉल्व है, पार्टीज इन्वॉल्व तभी बताएंगे इफ रेमेडियल एक्शन नॉट टेकन, और रेमेडियल एक्शन ले लिए तो क्या क्या लिए हैं। तो ये 4 पॉइंट्स हमारे बोर्ड रिपोर्ट का पार्ट बनेंगे। देन सेक्शन 143(13) क्या कहता है, सेफ गार्ड दिया है, किसको दिया है, टू ऑडिटर्स। अब ऑडिटर किसी के बारे में रिपोर्टिंग कर रहा है कि इस बंदे ने घपला किया, कोई एम्प्लॉय हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, कुछ भी। अगर ऑडिटर ने यहाँ पे गुड फेथ में किया है तो ऑडिटर को यहाँ पे सेफ गार्ड है, ऑडिटर के रिगार्डिंग कोई भी ऑब्लिगेशन रेज नहीं होगी, ठीक है। इट सेड दैट नो ड्यूटी टू विच एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी में सब्जेक्ट टू रिगार्डेड हैज बीन कॉन्ट्राविन, उसको कॉन्ट्राविन नहीं माना जाएगा। कि अगर उसने मान लो बाद में जाके पता चलता है कि फ्रॉड नहीं हुआ था, बट उसने गुड फेथ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म किया है, तो उसे कहीं पे भी कॉन्ट्रावेंशन में कंसीडर नहीं किया जाएगा। देन इंपॉर्टेंट टू नोट है कि फ्रॉड रिपोर्टिंग शेल ऑल्सो, ये म्यूटेटिस मुटेंडिस कॉस्ट ऑडिट और सेक्रेटरियल ऑडिट पे भी लगेंगे। सेक्शन 148 कॉस्ट ऑडिट एंड 204 यानी कॉस्ट ऑडिटर कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर सेम प्रोविजंस लगेंगे, ठीक है। और यहाँ पे पेनल्टी क्या है, पेनल्टी लगेगी इनके ऊपर अगर कॉस्ट ऑडिटर या कॉस्ट, यहाँ पे हमारा ऑडिटर या कॉस्ट अकाउंटेंट या सीएस अगर कंप्लाई नहीं करते 143 यानी फ्रॉड रिपोर्टिंग नहीं करते, वो छुपाते हैं फ्रॉड यानी वो भी हिस्सा, तो उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी कितने रुपए की, 1 लाख रुपए की, लेकिन 25 लाख से ज्यादा नहीं, 1 लाख से 25 लाख तक की पेनल्टी लगेगी। देन ये कारों का पॉइंट है, कारों में भी हम फ्रॉड रिपोर्टिंग करते हैं, ठीक है। देन आता है कि जो हमारा AASB जो बोर्ड है हमारा ICAI का, उसने गाइडेंस नोट भी इशू किया है फ्रॉड के रिगार्डिंग, तो 240 सेक्शन है, वो सारी चीजें यहाँ पे कवर्ड है। यहाँ पे ये क्या गया कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर पाया कोई फ्रॉड, ठीक है, क्योंकि उसके एम्प्लॉय ने छुपा दिया या किसी तरीके से फ्रॉडलेंट एक्ट से वे किया, तो वुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि वो ऑडिटर नहीं रिकॉर्ड कर पाया, ठीक है। या फिर पासवर्ड ऑफ द की एमपी इज स्टोलन या फिर मिसयूज वगैरह हो गया, जिस केस में वो चेक ही नहीं कर पाया, देयरफॉर द ऑडिटर शैल कंसीडर द रिक्वायरमेंट, एसेस लगा के वो देखेगा 240 में कि क्या उसे कैसे प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्या उसे गाइडेंस नोट की हेल्प उसमें लेनी पड़ेगी। अब आता है ड्यूटी टू रिपोर्ट एनी अदर मैटर स्पेसिफाइड। अब अदर मैटर्स ना जो भी इनको स्पेसिफाई करने हैं वो जो सीजी है ना, सीजी प्लस नफरा मिलके बताएंगे क्या क्या। अभी तक नफरा नहीं आई है, ठीक है, बाय जर्नल या स्पेसिफिक ऑर्डर वो बता सकते हैं। नोटिफिकेशन डेट कि टिल द टाइम एंड नफरा इज कॉन्स्टिट्यूटेड अभी तक नहीं हुई, तो सीजी कंसल्टेशन कर सकता है यहाँ पे। कमेटी चेयर्ड बाय एनी ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी के साथ या फिर MCA वालों के साथ, एंड द कमेटी शैल हैव द रिप्रेजेंटेड, कमेटी के अंदर कौन कौन पार्ट होंगे, ICAI के मेंबर्स होंगे, इंडस्ट्री चैम्बर्स होंगे, और नफरा के कोई भी इन्वाइटीज को भी बुलाया जाएगा, ठीक है। सॉरी नफरा नहीं, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के जो है वो भी कमेटी का पार्ट यहाँ पे बनेंगे, जिनके साथ जो है हमारी CG कंसल्ट करेगी, जिसमें C&AG का तो ऑफिस का पार्ट बनेगा ही, जो ऑफिस ऑफ C&AG जो है वो भी यहाँ पे कमेटी का पार्ट बनेगा, ठीक है। अब ड्यूटीज ऑफ द ब्रांच ऑडिटर के रिगार्डिंग हम नेक्स्ट अब टॉपिक कवर करेंगे। अब ऑडिटर को जहाँ पे भी वो क्वालिफाइड रिपोर्ट या कुछ भी देता है तो उसको साथ साथ अपना रीजंस भी देना पड़ेगा कि मैंने अपनी रिपोर्ट को क्यों क्वालिफाई किया। आता है जॉइंट ऑडिट। जॉइंट ऑडिट हम क्यों करवाते हैं, मोस्टली ये जो बिग एंटिटीज होती हैं वो करती हैं, ताकि वो एक तरीके से हमारी ऑडिट इफेक्टिव वे में कंडक्ट हो, पुलिंग टुगेदर किसको, रिसोर्सेज को, एक्सपर्टीज को ऑफ मोर देन वन कंपनी, मोर देन वन फर्म है ऑडिटर्स को, और वो शेयरिंग ऑफ टोटल वर्क यहाँ पे करते हैं। मेनली 299 हम जो सेक्शन यहाँ पे कवर करते हैं, स्टैंडर्ड 299 जो देखते हैं हम, उसमें सारा जॉइंट ऑडिट के में क्या क्या उनकी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉमन एरियाज क्या है, रिपोर्टिंग कैसे होगी, ये सारी बातें डिस्कस्ड हैं। अब आता है ऑडिट ऑफ ब्रांच ऑफिस अकाउंट्स। 128(1) हमें क्या कहता है कि कंपनी को अपनी बुक्स के साथ साथ अपनी ब्रांच ऑफिस की भी बुक्स अपने पास रखनी पड़ेंगी, अपने पास मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, इंक्लूडिंग द ब्रांच ऑफिसेस। और यहाँ पे कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि इफेक्ट हुई दोनों के बीच में आनी हो सकता है, इंटर ट्रांजेक्शन हुई तो वो भी रजिस्टर्ड ऑफिस में बताई रहेगी। एक्रूअल बेस पे बनाते हैं हम अपने रिकॉर्ड्स और डबल एंट्री को फॉलो करते हैं।
इट मे बी नोटेड दैट ऑल और एनी ऑफ द बुक्स ऑफ द अकाउंट जो भी अगर वो कैप्ट एट एनी अदर प्लेस जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया गया था, ठीक है, उस चीज को हमने रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है 7 दिन के अंदर अंदर। नोटिस देना है राइटिंग में कि हमने पूरा एड्रेस बताना है कि कहाँ पे हम अपने अदर देन द रजिस्टर्ड ऑफिस हमने बुक्स रखी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी हो सकती है वो चीज, ठीक है। सबसेक्शन 2 क्या यहाँ पे बताता है, प्रोवाइड दैट जहां पे कंपनी का ब्रांच ऑफिस अगर बाहर है इंडिया के, इट शैल बी डीम टू, उन्होंने कंप्लाई कर लिया इस प्रोविजन के साथ, अगर उनकी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस पे भी पर्टिकुलरली या एक समराइज फॉर्म में पीरियोडिकल रिटर्न्स वगैरह आती हैं। तो मेनली यहाँ पे 143(8) है जो सेक्शन ब्रांच ऑडिट के रिगार्डिंग है। अब देखो ब्रांच ऑडिट पे हो सकता है ब्रांच हमारी जो है हमारी कंपनी की, हो सकता है हमारी कंपनी का प्रिंसिपल ऑडिटर ही वहां पे अपॉइंटेड हो, या हो सकता है कोई और ऑडिटर वहां पे अपॉइंटेड हो, ठीक है। तो अगर हम ही ऑडिटर हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमें पता है कि कितने टाइम पीरियड में हमने उसे करना है। कहीं कोई और ऑडिटर वहां पे है तो अगर वो हमारी ब्रांच ऑफिस है जो हमारा अगर इंडिया के अंदर ही है तो वहां पे क्वालिफाइड सीए ही होना चाहिए अपॉइंट। अगर वो ब्रांच हमारी सिचुएटेड आउटसाइड द इंडिया होती है तो वो ऑडिट जो करेगा या तो वो कंपनी ऑडिटर ही करेगा या कोई ऐसा अकाउंटेंट या जो ड्यूली क्वालिफाइड बंदा था वो कर सकता है, जैसे उनके लॉज के अकॉर्डिंग सीपीए वगैरह वो लोग वहां पे ऑडिट कंडक्ट करेंगे। इट मे बी नोटेड दैट ब्रांच क्या करेगा, रिपोर्ट बनाएगा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, टाइम शेड्यूल उसे हम देंगे, प्रिंसिपल ऑडिटर देगा उसको, में अपनी रिपोर्ट बना के प्रिंसिपल ऑडिटर को सबमिट करनी पड़ेगी। रूल 12 क्या कहता है, ब्रांच ऑडिटर रिपोर्ट सबमिट करेगा कंपनी ऑडिटर को और रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड भी करेगा अगर वहां पे फ्रॉड के कोई चांसेस हैं या कोई रिलेट करता है उस कंसर्न ब्रांच के साथ। जो यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, हम सेक्शन 600 की प्रोविजंस जो एसएस 600 में जो प्रोविजंस पढ़ते हैं वही है कि जो जनरली होता है ना कि ऑडिटर को उसकी बातों पे ना रिलाई करना पड़ता है, ठीक है। अगर किसी और ने किया है तो रोल उसका समझेगा कि क्या है और कितनी एक्सटेंट तक उन्होंने चेकिंग की है, दोनों के बीच में प्रॉपर रिपोर्ट होना चाहिए, यानी एक हार्मोनियस रिलेशनशिप होना चाहिए उनके बीच में, यानी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है, ताकि ऑडिट अच्छे से इफेक्ट हो जाए। इट मेक्स दैट क्लियर कि जो भी राइट ऑन इसके पास क्या क्या राइट्स आएंगे, ठीक है। विजिट करके वो कंपोनेंट ऑडिट के वहां पे उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है, अदर रिकॉर्ड्स को चेक कर सकता है। जहां पे अनदर ऑडिटर अपॉइंट आता है नॉर्मली उसके ऊपर उसे रिलाई करना पड़ेगा, बट कहीं उसे कुछ ऐसा लगा कि जरूरी तो वो वहां पे उस केस में विजिट कर जाएगा अपनी ब्रांच पे। फर्दर इट रिक्वायर्स प्रिंसिपल ऑडिटर उसे परफॉर्म करने पड़ेंगे कुछ प्रोसीजर ताकि उसके ऊपर वो SAEE यानी ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर पाए और साथ साथ वो अपनी क्या प्रिंसिपल ऑडिटर वो देख पाएगा कि ब्रांच ऑडिटर का काम एक्सेप्टेबल है या नहीं। इन सब के ये प्रोसीजर्स तो उसे जनरली लगाने पड़ेंगे। क्या क्या प्रोसीजर उसे मेनली लगाने पड़ते हैं, एक तो वो ना 2 चीजों के रिगार्डिंग ऑडिटर ना उस ब्रांच ऑडिटर को एडवाइस कर देगा। पहले तो कैसे कि ऑडिटर ऑफ द यूज दैट टू बी मेड टू द ऑडिटर, कि कैसे मैंने आपका काम मैं कैसे यूज करूंगा कि मुझे आप प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट करो। प्रिंसिपल ऑडिटर उसे इन्फॉर्म करेगा कि क्या कैसे यहाँ पे इस कंपनी के अंदर स्पेसिफिक एरियाज हैं जहाँ पे आपको स्पेशल कंसिडरेशन देनी पड़ेगी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटर कंपोनेंट ट्रांजैक्शंस भी मुझे बताओ, टाइम टेबल क्या है मुझे आप कंप्लीट करके दो, अपनी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करो, ठीक है। और एडवाइस करेगा कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट्स वगैरह क्या क्या है और उससे ऑब्टेन करेगा कि आपने कंप्लाई किया है या नहीं, इन सब के रिगार्डिंग रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करेगा, ठीक है। उसके साथ डिस्कस करेगा ये सारे मैटर्स को, उसे क्वेश्चनर भेज सकता है, चेकलिस्ट भेज सकता है। देन आता है इंपॉर्टेंट सेक्शन कॉस्ट ऑडिट, सेक्शन 148, ठीक है। पहली बात ये कॉस्ट ऑडिट में यहाँ पे हम 2 चीजें सबसे पहले यहाँ पे पढ़ेंगे। एक तो कॉस्ट अकाउंट यानी कॉस्ट की रिकॉर्डिंग की किसके ऊपर रिक्वायरमेंट्स है, और नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे कि कॉस्ट ऑडिट किन किन कंपनीज की होती है, ठीक है। तो इट इज फॉर द वेरीफाई करते हैं कि हम कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चर, ये क्या एक इस चीज को आप अच्छे से पढ़ना कि ऑडिट प्रोसेस यहाँ पे क्यों लगाई जाती है, वेरीफाई करना कि जो भी मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन हो रही है किसी आर्टिकल की ऑन द बेसिस तो कि उसके ऊपर वो सही हो रही है या नहीं, मेनली उसकी कॉस्टिंग सारी चीजों को चेक करना। कॉस्ट ऑडिट क्या होती है, कॉस्ट कंडक्टेड अंडर दिस इन एडिशन 143 जिसकी हो रही है, जिस वो रिपोर्ट तो होगी, ये उससे अलग है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी कुछ लोगों को या कुछ आइटम्स ऑफ द कॉस्ट जिसको चेक करना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कंपनीज एंगेज इन द, वो डायरेक्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू क्या उन्होंने मैटर्स को यूटिलाइज वगैरह किया, उनको क्या बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेंगी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम जो यहाँ पे देखेंगे
वो इट में बी नोटेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी ऐसा ऑर्डर इशू करने से पहले एक वो कंसल्ट करेंगी रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ। इन दिस रिगार्ड वो उन्होंने एक रूल्स बताए गए हैं। मेनली हम यहाँ पे जो आपको मेन जो चीज यहाँ पे कवर करनी है वो कुछ डेट्स के रिगार्डिंग है कि कब कब रिपोर्ट आएगी और किन किन को हमने अप्लाई करना है, ठीक है। रूल 5 करते हैं एवरी कंपनी, जो कि यहाँ पे कवर हो गई है, उनकी सारी ब्रांचेस वगैरह हर साल है उनको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। रेगुलर बेसिस पे वो मेंटेन करेंगे, हर साल या मंथली बेसिस जो भी अपनी ऑपरेशंस कॉस्ट बाइफरकेट करके सारा बनाएंगे रिपोर्ट को। कारों में भी एक रिपोर्ट जाती है यहाँ पे इस क्लोज में, तो वो भी मेंटेन करनी पड़ेगी, रिपोर्टिंग जाएगी। देन आता है अब रूल 6 कहता है कि जो रिक्वायर्ड कि आपको जो ऑडिटर है ना अपॉइंट करना है, ऑडिटर 180 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ, हर साल आपको 180 डेज में जिनके ऊपर कॉस्ट ऑडिट की रिक्वायरमेंट लग जाती है तो उनको 180 डेज में अपॉइंट कर लेना है हमारे कॉस्ट ऑडिटर को, ठीक है। लेकिन उस अपॉइंटमेंट से पहले उसका वही बात है, रिटर्न कंसेंट ले लो, उससे सर्टिफिकेट ले लो, ठीक है। एवरी रेफर्ड कंपनी इन्फॉर्म करेगी उसको अभी हमने आपको अपॉइंट कर लिया, फाइल कर और नोटिस देंगे, फाइल एंड नोटिस ऑफ सच, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्म करेंगे कि हमने इसको अपॉइंट किया है 30 डेज के अंदर अंदर, जब बोर्ड मीटिंग में उसे अपॉइंट किया गया था, ठीक है, ठीक है। या तो बोर्ड मीटिंग में जब उसे अपॉइंट किया गया या फिर 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट, यानी उसके विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मोड में जाएगी। यहाँ पे क्या पॉइंट है, जो हमने सीजी को रिपोर्ट करना है ना वो 30 दिन के अंदर अंदर करना है। 30 दिन कहां से देखेंगे हम, या तो जब उस ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होगी या फिर 180 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ईयर विच एवर इज कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज अर्लियर, हमने सीजी को रिपोर्ट करना है 30 दिनों के अंदर अंदर, ठीक है। कॉस्ट ऑडिटर जो अपॉइंट हो गया ना वो कब तक उसका यानी टेन्योर क्या है उसका, साल खत्म होने के 180 दिन तक, या फिर जब वो अपनी रिपोर्ट दे देता है विच एवर इज अर्लियर, तब तक वो हमारी कंपनी के अंदर कॉस्ट ऑडिटर रहेगा। कॉस्ट ऑडिटर क्या सबमिट करेगा, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के साथ साथ कोई भी और उसने रिजर्वेशन या क्वालिफिकेशन मार्क किए हैं या नहीं, और अपनी ड्यूली साइंड रिपोर्ट वो सबमिट कर देगा विद इन 180 डेज, उसे करनी ही करनी है, ठीक है, अपनी सारी रिपोर्ट। देन फ्रॉड की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमने वही बताया, म्यूटेटिस मुटेंडिस, वो अप्लाई हो जाता है सेक्शन 143(12) इसके ऊपर भी और सीएस के ऊपर भी। कॉस्ट ऑडिट रूल्स नॉट टू अप्लाई, ये 3 को एग्जाम्पशन दे दी है कॉस्ट ऑडिट से, कॉस्ट रिकॉर्ड से नहीं, कॉस्ट ऑडिट से इनको एग्जाम्पशन है। किसको, जो एक्सपोर्ट करती हैं और जिनका एक्सपोर्ट 75% ऑफ द टोटल रेवेन्यू से भी ज्यादा जनरेट कर रहा है, ठीक है। जो SEZ की यूनिट है या फिर जो प्लांट लगा के यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है फॉर द कैप्टिव कंजम्पशन, उनको भी यहाँ पे एग्जाम्पशन दे दिए गए, उनके कॉस्ट ऑडिट नहीं होंगे, ठीक है। सीजी फर्दर क्या उसका क्या ओपिनियन होता है कि वो डायरेक्ट करता है कॉस्ट रिकॉर्ड के रिगार्डिंग क्लास ऑफ कंपनीज को कि आपको ये करना पड़ेगा, टर्नओवर के बेस पे होती है ये चीज, ठीक है। अब कॉस्ट ऑडिट कौन कर सकता है, सीएस करेगा सबसे पहले बात, कॉस्ट अकाउंटेंट हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड, और उसकी रेम्युनरेशन वगैरह मेंबर्स डिटरमाइन करेंगे इन दैट द मैनर। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज नोट करके रखनी है, जो हमने सेक्शन 139 में जो हमारा ऑडिटर अपॉइंट हुआ था यानी कंपनी का ऑडिटर, ही कैन नॉट बी द ऑडिट फॉर द कॉस्ट ऑडिट, वो अपॉइंट नहीं हो सकता एज अ कॉस्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी, ठीक है। अब आता है ऑडिटर अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट क्या है, ठीक है। अब जिनको कॉन्स्टिट्यूट करनी थी ऑडिट कमेटी, वहां पे क्या होगा, बोर्ड अपॉइंट करेगा। देखो ऑडिट कमेटी बोर्ड को रिकमेंड करेगी और बोर्ड उस बंदे को अपॉइंट कर लेगा कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर फर्म को एज अ कॉस्ट जो भी उन्होंने रिकमेंड किया था। और रेम्युनरेशन कौन यहाँ पे डिसाइड करेगा, ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगी, बोर्ड उसे अप्रूव करेगा, फर्दर मेंबर्स उसको सब्सिक्वेंटली मेंबर्स उसे अप्रूव करेंगे। जहां पे ऑडिट कमेटी नहीं रिक्वायर्ड होती उस केस में बोर्ड खुद से अपॉइंट कर देंगे, रेम्युनरेशन भी खुद डिसाइड कर लेंगे, और रेटिफाई कौन कर देगा, शेयर होल्डर्स सब्सिक्वेंटली यानी जनरल मीटिंग में आके। क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, राइट, ड्यूटीज, ये सारी जो भी हमने इस चैप्टर में कवर की हैं वो सेम कॉस्ट ऑडिट के रिगार्डिंग भी एप्लीकेबल हो जाती हैं। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कंपनी, उसको सारी असिस्टेंट यानी प्रॉपरली उसे कोऑर्डिनेट करो, जो भी उसे रिक्वायर्ड होता है वो सब चीज। इट मे बी नोटेड दैट द रिपोर्ट ऑन द ऑडिट ऑफ दिस शैल बी सबमिटेड बाय द कॉस्ट अकाउंटेंट टू द बोर्ड ऑफ रिकॉर्ड, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हमने सबमिट करनी होती है हमारी रिपोर्ट। देन अब सबमिशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है, हमने देखा था कि कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट 180 डेज में आपको
कॉस्ट ऑडिटर को देनी होती है साल खत्म होने के। लेकिन कंपनी को अब जब उन्होंने कंपनी को कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट आ गई, मिल गई, कॉस्ट ऑडिटर ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट दे दी, तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर उन्होंने ये अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को फर्निश करनी पड़ती है। 30 दिन के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को वो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करेंगे पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ। ठीक है, ये जो आप मेनली आप ऑफिसेज में ये चीज करते हो, XBRL की फॉर्मेट में ये सारी रिपोर्ट यहाँ पे जाएगी। देन आता है पेनल्टी क्या लगेगी अगर कोई डिफॉल्ट होता है तो सारी 147 लगेगा, चाहे कंपनी है चाहे ऑफिसर। अगर कॉस्ट ऑडिटर है तो भी उसके ऊपर 147 की पेनल्टी लगेगी। तो हम ये सेक्शन 147 में कवर करेंगे। सेक्शन 147 कुछ पॉइंट्स यहाँ पे अब स्टडी मैट के अंदर कवर नहीं है रिगार्डिंग सेक्शन 148 कॉस्ट ऑडिट, वो मैं आपको अलग से अपने हैंड रिटन नोट से कवर करवाऊंगी। तो सबसे पहले हम चलो सेक्शन 147 यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये सब जो पहला प्रोविजन है वो लगता है कंपनी के ऊपर, उसके ऑफिसर्स के ऊपर जब वो कोई डिफॉल्ट करते हैं। ठीक है, कोई पूरे सेक्शन 139 टू 147 से लेके पूरे से में कोई कंपनी, उसके ऊपर कंपनी के ऊपर तो फाइन ही लग सकता है ना। फाइन कितना लगेगा उसके ऊपर? 25,000 25,000 बट शैल नॉट बट विच में एक्सटेंड टू रुपीज 5 लाख। ठीक है, ये तो लगा कंपनी के ऊपर। अब जो ऑफिसर है उसके ऊपर क्या फाइन लगेगा? एवरी ऑफिसर के ऊपर फाइन लगेगा जो कि जिसने डिफॉल्ट किया है उसको तो जेल भी होगी, जेल होगी 1 साल की। यहाँ पे हम आगे ऑडिटर का देखेंगे, ऑडिटर को भी 1 साल की ही जेल होती है। ठीक है, प्लस यहाँ पे जो इसके ऊपर फाइन लगेगा वो कितना होगा? विल नॉट बी लेस देन 10,000 से लेके 1 लाख तक का। ठीक है, 10,000 से लेके 1 लाख तक, या फिर दोनों यानी फाइन और जेल दोनों हो सकती है उसे। ठीक है, यानी जेल और फाइन और बोथ। ठीक है, नेक्स्ट आता है सबसेक्शन 2, क्या बात करता है? ऑडिटर के ऊपर। अगर उसने कॉन्ट्रावेन किया 139, 143 को, 144 को, 145 कहीं भी उसने कॉन्ट्रावेंशन की है तो उसके ऊपर लगेगा फाइन भी और जेल भी। जेल तो वही है 1 साल की। ठीक है, shall be punishable with a fine, बट यहाँ पे आपको एक चीज कंसीडर करनी पड़ेगी, जो ये जेल है वो सिर्फ उसी केस में लगती है जहां पे उसने कोई भी कॉन्ट्रावेंशन नोइंगली की है, विलफुली की है, या आप कंपनी को डिसीव करने के लिए किया है, शेयर होल्डर्स को डिसीव करने के लिए, या टैक्स अथॉरिटी या किसी भी पर्सन को डिसीव करने के लिए किया है, तो जेल उसे उसी केस में होगी, वो भी 1 साल की। अदरवाइज अगर उसने कोई कॉन्ट्रावेंशन की है तो उसे सिर्फ फाइन की पेनल्टी लगती है, सिर्फ फाइन की पेनल्टी लगती है। लेकिन जहां उसने जानबूझ के नोइंगली किया तो उसे 1 साल की जेल प्लस फाइन लगता है। फाइन कितना लगता है उसके ऊपर? फाइन लगेगा 25,000 से लेके 5 लाख तक, या फिर 4 times ऑफ हिज रेम्यूनरेशन विच एवर इज लेस। ठीक है, 4, और जो जहां पे उसने नोइंगली किया है तो 25,000 का 50,000 हो गया और 5 लाख का 25 लाख हो गया, प्लस 8 times ऑफ हिज रेम्यूनरेशन, यानी 8 times तो वैसे ही डबल हो गया। ठीक है, उसके साथ क्या हुआ कि जो 25,000 था वो 50,000 हो गया और जो 5 लाख था वो 25 लाख हो गया, विच एवर इज लेस, यानी जो हम 8 times उसके रेम्यूनरेशन के साथ कंपेयर करते हैं। तो यही जो पेनल्टीज हैं वो कॉस्ट ऑडिटर के लिए भी रिगार्डिंग है। वेर एन ऑडिटर इज कन्विक्टेड इन अंडर, अब उसने मान लो कि कन्विक्टेड अंडर सबसेक्शन 2 विच ही शैल बी लायबल टू, अगर उसने कन्विक्शन होगी यानी उसे जेल वगैरह होगी, तो जिस केस में उसने जेल हो जाती है यानी नोइंगली उसने किया था, उसको एक तो सारी रेम्यूनरेशन वापस करनी पड़ेगी और डैमेजेस भी देने पड़ेंगे कंपनी को, जिन जिनको भी नुकसान हुआ उन सबको डैमेजेस देने पड़ेंगे। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकती है यानी स्टैट्यूटरी बॉडी अथॉरिटी के साथ मिलके कि प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ डैमेजेस करो, आप कंपनी को रिफंड करो जो भी आपने पेमेंट ली थी, जिसको आपके वजह से जिसको नुकसान हो उसको डैमेजेस के रिगार्डिंग पे ऑफ करो। वेर इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ अ कंपनी, अगर ऑडिट फर्म कर रही है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पे ऑडिट फर्म कर रही है एंड इट इज प्रूव्ड दैट द पार्टनर या पार्टनर जो भी जिन्होंने एक्टेड फ्रॉडलेंट मैनर में या किसी के साथ कोलैट करके कोल्यूट करके काम किया था, फ्रॉड किया इनके डिसीव करने के लिए, तो वो पार्टनर सेलेक्ट पार्टनर और पार्टनर ऑफ द कंसर्न फर्म जॉइंटली और सेवरली लायबल होंगे, फर्म भी होगी लायबल। लेकिन जहां पे क्रिमिनल लायबिलिटी आ जाती है ऑडिट फर्म के रिगार्डिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द लायबिलिटी अदर देन फाइन, यानी जहां पे जेल हो रही है,
तो यानी सिर्फ जिस बंदे ने, जिस पार्टनर ने फ्रॉड किया है, सिर्फ वो ही लायबल होगा, यानी जेल सिर्फ उसी बंदे को होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक पोर्शन कंप्लीट होता है कंपनी ऑडिट का। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ कॉस्ट ऑडिट के रिगार्डिंग पॉइंट्स कवर करवाती हूँ। तो देखिए कॉस्ट ऑडिट, तो कॉस्ट ऑडिट के जैसे मैंने आपको बताया था कि ये दो चीजें यहाँ पे कवर करती है, कॉस्ट रिकॉर्ड की एप्लीकेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स किसके ऊपर अप्लाई होंगे? ठीक है, एक तो हमने जो हमारा सीजी है कुछ स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनीज बता रखी है, उसके साथ फॉरेन कंपनीज भी इंक्लूडेड होंगी, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, किसके बेस पर डिसाइड होगा? ओवरऑल टर्नओवर वगैरह बेस के ऊपर डिसाइड होगा, यानी चाहे स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनीज है, फॉरेन कंपनी जो भी हैं, अगर उनकी ओवरऑल टर्नओवर किसके बेस पे डिसाइड होता है? यहाँ पे ओवरऑल टर्नओवर के बेस पे ऑफ ऑल दी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, अगर वो 35 करोड़ या उससे ज्यादा हो जाती हैं तो उन्हें कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। ठीक है, इमीडिएटली प्रेसिडिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो उन्हें मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पशन किसको है? जो एमएसएमई एक्ट में कवर हो गई हैं एंटिटीज या कंपनीज, उनको यहाँ पे एग्जाम्पशन है। ठीक है, ये कॉस्ट रिकॉर्ड की एप्लीकेबिलिटी थी रूल 4 में। अब स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनीज है क्या? ये दो पार्ट्स में बाइफरकेटेड हैं, रेगुलेटेड सेक्टर एंड नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। रेगुलेटेड सेक्टर के रिगार्डिंग जो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर है ये पूरी तरीके से डिफाइंड नहीं है, यानी ये इट इज नॉट एन एक्सक्लूसिव लिस्ट। ठीक है, लेकिन रेगुलेटेड सेक्टर पूरा डिफाइंड है। इसके लिए हम यहाँ पे मेमोरी टेक्निक भी कवर करेंगे, दैट इज देसी एफटीपी। एफटीपी आप हम कस्टम्स में देखते हैं तो उसमें देखते हैं, तो देसी एफटीपी, डी स्टैंड्स फॉर ड्रग्स एंड फार्मा, इलेक्ट्रिसिटी, शुगर, इंडस्ट्रियल अल्कोहल, F stands for fertilizer, telecommunication, petroleum and gas. तो देसी FTP is the memory technique for learning the regulated sector. अब आता है नॉन रेगुलेटेड, जब टर्बो जेट्स वगैरह, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, कॉफी, टी, सीमेंट, आयरन, स्टील, ये सब चीजें कवर्ड है। अब रूल 4 आता है कॉस्ट ऑडिट के ऊपर, इंपॉर्टेंट। यहाँ पे इन्होंने बाइफरकेट किया है फर्दर रेगुलेटेड और नॉन। एक बात का आप ध्यान रखना, जो कॉस्ट रिकॉर्ड थे ना, वो चाहे रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड कोई भी, उनके ऊपर सेम प्रोविजन थी कि 35 करोड़ से आपकी टर्नओवर एक्सीड करगी, टोटल टर्नओवर, चाहे आप यही काम कर रहे हो या इससे अलग कोई काम कर रहे हो, यानी कॉस्ट जिसकी वजह से आपको हो रही है या कोई और भी काम कर रहे हो, उन सबको इंक्लूडिंग आपकी 35 करोड़ या उससे ज्यादा होगी तो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। कॉस्ट ऑडिट क्या आती है? अगर रेगुलेटेड सेक्टर में हो, आपके यहाँ पे बेसिस दो हैं, क्या है? ओवरऑल टर्नओवर ऑफ ऑल दी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, सारे प्रोडक्ट्स आपके पूरे बिजनेस जितना भी आप कर रहे हो, अगर रेगुलेटेड सेक्टर में हो तो 50 करोड़ से ज्यादा, नॉन रेगुलेटेड में हो तो 100 करोड़ से ज्यादा, यानी डबल हो गया। और अगर टर्नओवर सिर्फ, यहाँ पे ये दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, एंड ध्यान रखना इसके लिए भी ये, इसके लिए भी, एंड दोनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए। अगर उन्हें जिन सर्विसेज या प्रोडक्ट्स के लिए आपने कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा है, उसके टर्नओवर अगर 25 करोड़ या उससे ज्यादा है रेगुलेटेड में, 35 करोड़ या उससे ज्यादा है नॉन रेगुलेटेड में, देन आपकी कॉस्ट ऑडिट होगी। एग्जाम्पशंस वही हैं जो हमने पीछे कवर की थी हमारे स्टडी मैट से, कि अगर उनके एक्सपोर्ट 75 ये कॉस्ट ऑडिट से उनको एग्जाम्पशन दी गई है, नॉट फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड्स। ठीक है, जैसे जेड में है इलेक्ट्रिसिटी फॉर कैप्टिव कंजप्शन, वो मेंटेन कर रहे हैं तो उनको यहाँ पे एग्जाम्पशन दी गई है। तो यही हमारा खत्म होता है एक पोर्शन ऑफ द कंपनी ऑडिट्स। होप ये आपके लिए यूजफुल होगा, एंड आप इस चैप्टर को कवर करने के बाद जो भी ICAI के स्टडी माइंड में हमारे पास जो MCQs हैं या केस स्टडीज हैं उनको कीजिएगा, तो आपके लिए ये चीज़ बहुत इजी होगी, और आपको जो मेन प्रोविजंस याद होंगे वो केस स्टडी सॉल्व करके ही होंगे, जैसे सीलिंग ऑफ लिमिट और इन सब टॉपिक्स को मेनली याद करके होंगे। तो so stay tuned for the next further videos, and I hope you like the video. So share it with your friends and subscribe to my channel CA Final Audit and Law by Jasmine. Thank you.